आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, जो कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहने वाला है और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन है वो आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑफ द टोडलर टूवर्ड्स हॉस्पिटलाइजेशन। तो अस्पताल में भर्ती होने के प्रति एक छोटे बच्चे की प्रतिक्रिया पहचानिए। तो अगर कोई भी बच्चा है वो अस्पताल में भर्ती हो रहा है तो उस छोटे बच्चे की जो प्रतिक्रिया रहने वाली है वो किस तरीके की रहने वाली है, उसको इसमें देखना है। तो ए ऑप्शन दिया है निराशा, दूसरा दिया है दमन, सी दिया है प्रक्षेपण और डी दिया है स्थानांतरण। तो अगर कोई भी टोडलर है, कोई भी शिशु है, कोई भी बच्चा है और वो हॉस्पिटल में भर्ती हो रहा है तो उसकी प्रतिक्रिया निराशावादी होगी। तो इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा, निराशावादी। और आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आया है केरला में। केरला का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसमें आया है। तो अस्पताल में या बीमार होने पर बच्चे या किशोर का उदास, क्रोधित, भयभीत महसूस करना सामान्य है। सामान्य प्रतिक्रिया में प्रतिक्रमण, आक्रामकता या वापसी शामिल है। अपने बच्चे को प्यार, समर्थन और अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए सुरक्षित महसूस करने में मदद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरों का, ये देखिए चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चन है, किशोरों का मनोसामाजिक विकास कहलाता है। तो जो किशोर होते हैं मतलब जो 12 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं, किशोर का मनोसामाजिक विकास उद्यम क्या है? तो पहचान या भ्रामकता है, उद्यम या बनामहीनता है, विश्वास बनाम अविश्वास है या स्वायत्तता है। तो देखिए आपको एक चीज़ बताती हूँ, उद्यम बनामहीनता, ठीक है। तो ये जो है देखिए ट्रस्ट वीएस मिसट्रस्ट जो होता है वो 1 से 3 साल के बीच में होता है और उद्यम बनामहीनता जो है वो 0 से 1 साल के बीच में आता है। ये इरेक्शन ने जो जो वैज्ञानिक इरेक्शन है उन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसके अकॉर्डिंग है। तो उसमें क्या है, किशोर का जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है उसमें रहने वाला है सी ऑप्शन। जो किशोर होते हैं उनके अंदर आइडेंटिफाई वीएस रोल कन्फ्यूजन, पहचान बनाम भ्रामकता, भूमिका की भावनाएं आती हैं। ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, केरला में आया हुआ है। तो मनोवैज्ञानिक विकास अवधारणात्मक प्रक्रियाओं, भावनात्मक समझ, आत्म जागरूकता और आत्म समझ की वृद्धि, भावनात्मक प्रदर्शन, नियमों की समझ और भावना। तो मतलब ये चीज़ें हैं जो आती हैं। किस आयु के शिशु अकेला बैठ सकता है? मतलब किस आयु का जो शिशु है वो अकेले बैठ सकता है? तो 6 मंथ का जब बेबी हो जाता है तो वह अकेले बैठ सकता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि वृद्धि मापन का उत्तम संकेत है। तो जो वृद्धि मापन होता है उसका उत्तम जो संकेत होता है वो क्या होता है? तो वृद्धि मापने के लिए सबसे पहले आपको ऊंचाई नापनी होती है। तो ये इसका उत्तम संकेत ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि 2022 के एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। निम्न में से निम्न के अलावा सभी एक्टिविटी AID है। तो देखिए सभी एक्टिविटी है, एक एक को छोड़कर एक कौन सा ऐसा है जो कि एक्टिविटी के अंतर्गत नहीं आता है? तो पहला ऑप्शन है फील्ड ट्रिप, क्षेत्र की यात्रा, दूसरा है स्कूल संग्रहालय, तीसरा है रोल प्ले और चौथा है ग्राफ। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन होगा, ग्राफ। क्षेत्र की यात्रा, स्कूल संग्रहालय और रोल प्ले अगर कोई छोटा बच्चा कर रहा है तो इसका मतलब इसमें एक्टिविटी हो रही है। लेकिन जो ग्राफ है, ग्राफ में किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं हो रही है, बल्कि ये चित्र के माध्यम से, अपने ग्राफ के तरीके से, अपने हस्तकला के माध्यम से बताया जा रहा है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि कौन सा अस्थायी दांत सबसे पहले आता है? विच परमानेंट टूथ कम्स फर्स्ट? मतलब कौन सा ऐसा दांत है जो सबसे पहले आता है? अच्छा, दांत की बात करें तो सबसे पहले जो अगर हम बच्चों में देखें तो बच्चों में दांत कब आना स्टार्ट करता है? तो 6 माह की उम्र में बच्चों में दांत आना स्टार्ट करता है। और ये जो अगर अस्थाई की ना बात करें, अस्थाई दांत की बात करें तो जो 6 महीने में दांत आता है वो लोअर इंसीजर दांत सबसे पहले आता है। लोअर सेंट्रल इंसीजर मतलब जो जैसे कि हम ये देख लेते हैं, मुंह है बच्चे का, ये ऊपर का हो गया दांत और ये नीचे का दांत हो गया। तो यहाँ पे जो दांत आता है आप देखते होंगे, लोअर इंसीजर जो दांत आता है वो सबसे पहले आता है। लेकिन अस्थाई दांत की बात करें तो देखिए
तो सबसे पहले जो दांत आता है अस्थाई, उसका राइट ऑप्शन बी होगा। मोलर दांत जो होता है वो सबसे पहले निकलता है अस्थाई दांत में। ये कब आता है? ये 6 से 7 साल की उम्र में के बीच दिखाई देता है और ये बच्चे के दूध के दांतों के पीछे आते हैं और इन्हें 6 साल के दाढ़ के दांत के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा, जो सबसे लास्ट में दांत आता है उसको हम विजडम टीथ के नाम से जानते हैं, विजडम टीथ के नाम से जानते हैं। अगर बात करें कि फार्मूले की, बच्चों के जो दांत होते हैं वो जो फार्मूला होता है उसका, तो जो बच्चों का दांत होता है उसका जो फार्मूला होता है तो 2102 ये फार्मूला बच्चों का होता है। तो अगर हम इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 1 4, 4 दूनी 8, तो मतलब 4 8 4 0 8। तो जीरो ये किस लिए है? तो प्री मोलर जो दांत होते हैं वो बच्चों में नहीं होते हैं। वहीं बात करें जो बड़े बच्चे होते हैं, मतलब जब 6 साल के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके एडल्ट का जो होता है फार्मूला वो क्या होता है? वो होता है 21 और 2 21 23 होता है। ठीक है, तो 21 23 जो होता है वो एडल्ट का फार्मूला दांत का होता है और जो बच्चों के दांत का फार्मूला होता है वो 2102 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड अ नर्स नॉट डू व्हाइल केयरिंग फॉर अ चाइल्ड विथ एपिलेप्सी। तो मिर्गी से पीड़ित बच्चे की देखभाल करते समय एक नर्स को निम्नलिखित में से क्या कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? तो क्या नहीं करना चाहिए? वो है कि गले के चारों ओर का कपड़ा ढीला करना, बच्चे को रोकना, या फिर समतल स्थल पर उपलब्ध कराना, या फिर क्या ऑप्शन है कि सिर को एक तरफ घुमाना। तो इसमें कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि मिर्गी आने पर नर्स को नहीं करना चाहिए? तो इसका जो राइट ऑप्शन है उसको आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ये मैं नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चा किस उम्र में मम्मा या दादा बोल सकता है? तो मम्मा या दादा जो वर्ड है वो किस एज में बोल सकता है? अच्छा, अगर बात करें बस एक वर्ड की माँ पा की, तो माँ पा जो बोलता है वो 6 माह में बोलता है। और अगर मम्मा दादा की बात करें, 2 वर्ड है, तो इसमें जो 2 वर्ड बोलता है वो कब बोलता है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन 9 मंथ हो जाएगा। राइट ऑप्शन ए है। अगर अच्छा आपको लग रहा है कि आपको खुद से ये देखना है कि आप कितना सही कर पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके उसके बाद क्वेश्चन देख लिया करिए, फिर उसके बाद आगे वीडियो को बढ़ाया करिए। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और अगर ऐसे मैं टाइम लूँगी कि हाँ आप बताइए, अब बताइए, तो इसमें आप लोग का काफ़ी टाइम लॉस होगा। तो आप खुद से ये ट्राई करने की कोशिश करें। देखिए क्या होता है कि 2 साल की उम्र में 200 तक जो बच्चा होता है शब्द बोल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 से 5 वर्ष में बाह की सामान्य परिधि कितनी होती है? मतलब आर्म सरकमफ्रेंस जो होता है वो कितना होता है कितने साल पे? 1 से 5 वर्ष की आयु में। तो जो सामान्य परिधि होती है वो कितनी होती है? वो 1 से 5 वर्ष की उम्र में अगर पूछे तो 13.6 से 16.0 तक सेंटीमीटर होता है। अगर वहीं बात करें कि 11 सेंटीमीटर है या फिर 11 सेंटीमीटर से कम है तो हम इसको माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में रखेंगे। मतलब हम कहेंगे कि बच्चा जो होता है वो कुपोषित होता है। और जब बच्चे का जन्म होता है उस समय पे जो उसका आर्म सरकमफ्रेंस एरिया होता है वो 11.5 से 12.5 सेंटीमीटर रहता है। लेकिन अगर 11 सेंटीमीटर से 1 से 5 वर्ष में है तो ये हम कहेंगे कि इसका मतलब इसका विकास अच्छे से, ये मतलब बच्चा कुपोषण के अंतर्गत आएगा। देखिए क्या होता है कि 1 से 5 साल के जब बच्चे होते हैं ना तो उस समय उनके जो आर्म सरकमफ्रेंस एरिया होता है वो बहुत कम उसमें वृद्धि होती है। ठीक है, तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि कहाँ वो 11.5 है, फिर उसके बाद 5 साल में, मतलब अगर ये भी पूछे कि कौन सा ऐसा डेवलपमेंट है जो जो बहुत कम होता है तो आपको उसमें आर्म सरकमफ्रेंस लगाना है। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया है। आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है, ये जो पेपर में आया है बीटीएससी एएनएम 2024 में ये क्वेश्चन आया है। तो क्षमता में वृद्धि तथा व्यवहार में संशोधन तथा अधिकतम स्तर पर कार्य करने का सामर्थ्य होता है। तो अगर क्षमता में वृद्धि हो रही है और व्यवहार में उसके संशोधन हो रहा है तथा अधिकतम स्तर पर कार्य करने का उसके अंदर जो बच्चा है उसके अंदर सामर्थ्य भी है, तो इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? वृद्धि में हम रखेंगे शारीरिक विकास को, डेवलपमेंट में रखेंगे हम मानसिक विकास, और जो सारे विकास हो रहे हैं उनको रखेंगे। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें वृद्धि हो रहा है, व्यवहार में भी संशोधन हो रहा है और अधिकतम स्तर पर कार्य करने का सामर्थ्य भी आ रहा है। तो ये जो चीज़ लग गया है इसकी वजह से हम डी ऑप्शन लगाएंगे। मैच्योरिटी मतलब उस बच्चे के अंदर परिपक्वता की स्थिति देखी जा रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों की वृद्धि तथा विकास के आकलन के संदर्भ में गुंबद के आकार का सामान्य प्रकार का सिर का आकार क्या कहलाता है। तो बच्चों की वृद्धि और विकास का आकलन जब आप कर रहे हैं तो उस समय आप देखते हैं कि जो बच्चे का सिर है वो असामान्य प्रकार से गुंबद के आकार का है, तो उसमें आप क्या कहेंगे। तो उसका मतलब है कि बच्चे को ऑक्सीसिफेली हुआ है, वो बच्चा ऑक्सीसिफेली से पीड़ित है। इसको डिटेल में जान लेते हैं। ऑक्सीसिफेली, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्यूरिसिफेली या फिर एक्रोसिफेली के नाम से भी जाना जाता है। विशिष्ट ऑक्सीसिफेलिक में बच्चे का हेड असामान्य रूप से ऊंचा हाई होता है, जिसमें एक तीव्र उठा हुआ माथा और पोस्टीरियर जो फॉन्टेनले के स्थान पर एक गुंबदाकार डोम लाइक अपेक्स शीर्ष होता है। अगर ये पूछे कि डोम लाइक अपेक्स किस में देखा जाता है तो उसमें भी आपको क्या लगाना है, ऑक्सीसिफेली ही लगाना है। क्वेश्चन है कि अंगूठा चूसने के संदर्भ में क्या सही नहीं है। मतलब जब छोटे बच्चे होते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अंगूठा चूसते हैं, तो उसके संदर्भ में क्या चीज़ है ऐसी जो सही नहीं है। दांतों की बनावट खराबी पैदा कर सकती है। मतलब अगर कोई बच्चा अंगूठा चूस रहा है तो उसकी वजह से उसके दांतों की बनावट खराब हो सकती है। यह खुशी का स्रोत है, यह असुरक्षा का संकेत है। और नेक्स्ट क्या है कि पहले वर्ष में इसका सही से इलाज करवाना, एक सेकेंड, पहले वर्ष में इसका सही से इलाज करवाना चाहिए। तो इसमें कह रहा है कि क्या चीज़ सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं कि अंगूठा चूसने से दांतों की बनावट ख़राब हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। या खुशी का सोर्स है, तो बच्चे जब अंगूठा चूसते हैं तो उनको खुशी मिलती है, इसीलिए वो चूसते हैं। यह असुरक्षा का संकेत है, बिल्कुल संकेत है। अगर कोई भी बच्चा बार बार दांतों को, अपने अंगूठे को चूस रहा है तो ये बैड हैबिट्स के अंतर्गत आता है। उसके जो अंगूठे होंगे पतले हो जाएंगे, उसकी दांत की बनावट ख़राब हो जाएगी, तो इसका मतलब ये असुरक्षा का संकेत है। इसमें है पहले वर्ष में इसका सही से इलाज करवाना चाहिए, तो ये गलत है, ये इसमें सही नहीं है। क्योंकि आपको थोड़ी पता होगा कि हाँ बच्चा जो है अंगूठा मेरा चूसने वाला है या फिर इसका कोई इलाज, इसका कोई इलाज नहीं होता। बस आपको डांटना पड़ता है, कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं, व्यवहारात्मक प्रतिक्रियाएं करनी पड़ती हैं जिसकी वजह से बच्चा अंगूठा छोड़ता है, बाकी इसका कोई इलाज नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट है चीज़ जो है ये एक की पॉइंट्स के रूप में आप जान सकते हैं। तो जो मनोसामाजिक विकास के चरणों के बारे में इरिक्सन जो है, इरिक्सन एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने 12 महीने से 3 साल की उम्र के बीच मतलब उन्होंने बताया कि होता है दूसरा चरण जो है मनोसामाजिक विकास के चरण में। जो दूसरा चरण होता है या तब होता है जब बच्चा 12 महीने से 3 साल तक के बीच में हो जाता है। इरिक इरिक्सन जो कहते हैं मनोवैज्ञानिक हैं, ये विकास के चरण को 8 चरणों में की एक श्रृंखला है जो वर्णन करते हैं कि व्यक्ति अपने पूरे जीवन में कैसे विकास करता है। मतलब जो इरिक्सन है उन्होंने विकास के चरण के बारे में 8 रूपों में इसे वर्गीकृत किया है इरिक्सन ने। वो कौन कौन से हैं, ये काफ़ी बार इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ऐसे पूछ लेगा कि 0 से 1 साल के बच्चे जो होते हैं वो किस तरीके के विकास के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें से 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसको रट लेना है। ठीक है, ये की पॉइंट के रूप में है। तो देखिए जो 0 से 1 साल के बच्चे होते हैं उनके अंदर जो विकास होता है वो विश्वास बनाम अविश्वास के रूप में होता है, ट्रस्ट वीएस मिसट्रस्ट के रूप में होता है। वहीं 1 से 3 साल के बच्चे जो होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि टोटलर बच्चे जो होते हैं वो जो होते हैं वो किस तरीके का उनका विकास होता है, तो उनका स्वायत्ता बनाम शर्म और संदेह, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम की अवस्था रहती है, वे डाउट में रहते हैं, उनका इस तरीके से विकास होता है। तीसरा जो है पहल बनाम अपराध, मतलब 3 से 6 साल के बच्चे जो प्री स्कूलर बच्चे होते हैं उनमें इस तरीके से विकास होता है, इनिशिएटिव विस गिल्ट की भावनाएं उनके अंतर्गत आती हैं। चौथा क्या उन्होंने बताया कि 6 से 12 साल के बच्चे जो स्कूली एज के बच्चे होते हैं उनके अंदर जो विकास होता है वो उद्योग बनाम हीनता, मतलब इंडस्ट्री वीएस इन्फेरिटी उनके अंतर्गत आता है, 6 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं। पांचवा जो बताया उन्होंने बताया कि पहचान बनाम भूमिका, 13 से 25 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर मतलब वो अपने आप को दिखाते हैं। आप लोग खुद देखा होगा जब कोई किशोरावस्था, मतलब ये 13 से 25 की अवस्था जो है, वैसे तो 10 से 19 साल की जो अवस्था होती है उसको किशोरावस्था के अंतर्गत रखते हैं, लेकिन ये किशोरावस्था की अवस्था जो है इसके अंतर्गत आ रही है। तो आप लोग देखते होंगे जो 13 से 25 साल के लोग हैं वो क्या अपनी पहचान को बनाने में बहुत ज़्यादा आगे लगे हुए हैं। आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं किस लिए, कि मेरा कुछ पहचान बन जाए ना, पढ़ते हैं किस लिए कि मेरा कुछ पहचान बन जाए, मैं समाज में कुछ अपना पहचान अस्तित्व बनाना चाहता हूँ।
फिर 25 से 35 साल में क्या आता है लोगों के अंदर? अतरंगता बनाम अलगाव। मतलब वो थोड़ा 25 से 35 साल में जब आते हैं तो वो लोगों से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा घुलने मिलने की का उनका मन नहीं करता, लोगों से इंटरेक्ट होना चाहते हैं। आपने देखा होगा लोगों को, अगर आप खुद 25 से 35 साल के बीच में होंगे तो आपको भी लगता होगा कि अरे ये सब दुनिया बहुत देख चुके हैं, इससे अलगाव, ये सब इसमें कुछ नहीं रखा है ना, तो आपके अंतर्गत भी ये माइंड में आता है। नेक्स्ट है कि उत्पादकता बनाम ठहराव 35 से 60 साल में। मतलब इसमें क्या होता है कि 35 से 60 साल का जब व्यक्ति हो जाता है तो उसके अंतर्गत एक ठहराव की भावना आती है कि जो भी उसने किया है उसके अंदर ठहराव की भावना आती है कि अब बहुत बहुत कर लिए, अब क्या ही करना है, हमारी लाइफ क्या ही बची है, अब आधा उम्र तो बीत गया, आधे से ज़्यादा। तो ऐसे सब भावनाएं आती हैं, तो इस तरीके से वो विकास करता है। नेक्स्ट जो आता है वो ईमानदारी बनाम निराशा की भावना आती है। मतलब जब देखिए 60 साल का कोई व्यक्ति हो जाता है, अगर 60 साल से ऊपर कोई व्यक्ति है तो उससे अगर आप बात करेंगे तो वो काफ़ी निराश रहेगा। वो अगर नहीं भी दिखाएगा अपनी नाराज़गी को, आपसे नहीं दिखाएगा, लेकिन तब भी वो अपने अंदर भी बहुत निराश रहता है। उसको लगता है कि अब तो हम बच्चों के ऊपर आ जाएंगे, अब हमारे जीवन में क्या ही बचा है। और उसके बाद वो ईमानदार हो जाता है। व्यक्ति बहुत कम ही लोग रहते हैं जो ईमानदार 60 साल के बाद भी नहीं होते, लेकिन उसके अंदर ईमानदारी की भावना आ जाती है कि अब तो कुछ नहीं है, अब तो मुझे भगवान के पास जाना है, अब भगवान का राम का नाम लेना है, अब तो इतना उम्र बीत गया। तो इस तरीके से इरिक्सन ने बताया है कि इस तरीके से विकास होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो अभी शायद इसमें मैंने इंक्लूड किया है या नहीं, ये मुझे याद नहीं है। तो अगर आगे क्वेश्चन मिलेगा तो मैंने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बने हैं, कम से कम हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये है, और नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो रहता है तो शिशुओं में जो मोरो रिफ्लेक्स होता है वो पहले जान लेते हैं होता क्या है। देखिए जब कोई भी ऐसा हम काम करते हैं या फिर बच्चे अचानक से डर जाते हैं, उनके पैर हाथ अकड़ जाते हैं, वो ऐसे अपने हाथ को टाइट कर लेते हैं, कुछ भी ऐसा सामान गिरता है या फिर कुछ भी होता है, तो जब अचानक से कोई प्रतिक्रिया उनके प्रति होती है या फिर आप जाते हैं अचानक से भाव या फिर ऐसा कुछ करते हैं, तो वो अचानक से जो डरते हैं उसी को हम मोरो रिफ्लेक्स कहते हैं। तो उनके हाथ वगैरह अकड़ जाते हैं थोड़े से। तो ये बेसिकली जो होता है वो 3 से 6 महीने तक बना रहता है, ठीक है, 3 से 6 महीने तक बना रहता है। अब इसमें है ऑप्शन में दिया है ABCD, मतलब 3 से 6 माह के बीच तक ये रहता है, तो इसमें हम लगाएंगे बी ऑप्शन लगाएंगे। बाकी इसका जो मेन है वो 3 से 6 है, एवरेज 5 में आ रहा है, तो हम 5 मंथ लगा सकते हैं, ठीक है। और इसका राइट ऑप्शन आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसका जो राइट ऑप्शन है ना वो काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महीने में शिशु लंबी अवधि के लिए सिर खड़ा कर सकता है। किस महीने में शिशु जो होता है वो लंबी अवधि के लिए अपने सिर को खड़ा कर सकता है? तो कब कर सकता है वो? तो 3 महीने की उम्र में वो अपनी जो उसके शिशु की लंबी अवधि तक अपने सिर को खड़ा कर सकता है, 3 महीने तक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि देखिए 6 महीने तक आमतौर पर उसके जो सिर होते हैं उस पर पूर्ण नियंत्रण आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि 3 महीने में वो क्या क्या और कर सकता है। लंबे समय तक सिर को खड़ा कर सकता है, पेट के बल लेटने पर सिर और छाती को ऊपर उठा सकता है, हाथ खोलना और बंद करने की प्रतिक्रियाएं कर सकता है, लटकती वस्तुओं को पकड़ने की कोशिश कर सकता है और खिलौनों को पकड़ सकता है। तो इतने सब जो काम होते हैं वो 3 महीने में वो कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि एक नवजात में सामान्य श्वसन दर कितना होता है। तो एक जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके अंदर जो रिस्पायरेशन रेट होता है वो कितना होता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो 30 से 40 ब्रीथ पर मिनट होता है। नवजात में श्वसन दर 30 से 40 मतलब होता है प्रति मिनट। वहीं एक एडल्ट की बात करें तो एडल्ट का जो हार्ट बीट होता है वो 12 से 16 होता है, या फिर 12 से 20 भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर बच्चे की बात पूछें कि बच्चों में कितना होता है, जो कि 1 से 7 साल के बच्चे होते हैं तो उनमें कितना होता है, तो उनमें हम बात करते हैं तो उनमें जो होता है वो कितना होता है, 18 से 30 होता है, ठीक है। तो 18 से 30 बच्चों में हो गया, और एडल्ट में 12 से 20 हो गया, और जो छोटे बच्चे हैं, बेबी हैं, न्योनेटल हैं, उनके अंदर 30 से 40 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने बच्चे के विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रस्ताव दिए थे। तो बच्चों के विकास के बारे में कौन ऐसा था जिन्होंने बताया कि इसके संज्ञानात्मक विकास के बारे में, तो वो कौन था? तो वो कौन थे? वो थे जीन पियाजे। जीन पियाजे जो हैं वो बच्चों के विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौशल एवं कार्य क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। तो कौशल हो रहा है, कौशल और एवं कार्य क्षमता में वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसका मतलब है कि विकास आ रहा है ना, बच्चे में विकास आ रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन विकास होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बच्चों में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। तो बच्चों में जो दूध की दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 20 होती है। और वहीं एडल्ट में पूछे तो एडल्ट में जो दांत होते हैं वो 32 दांत होते हैं। ठीक है, अब कुछ की पॉइंट हैं उनको हम देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, जो प्राइमरी दांत आते हैं उनको हम देसी डुआ दांत भी कह सकते हैं। दूध के दांत आमतौर पे 6 माह की उम्र से निकलना स्टार्ट होते हैं और 3 वर्ष तक 20 दांत आ जाते हैं। बाद में इन दांतों को अस्थायी दांत द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, मतलब दांत फिर टूटने लगते हैं और उसके बाद उसकी जगह पे नए नए दांत निकलने लगते हैं जो कि एक अस्थायी दांत होते हैं। तो ऊपरी जो जबड़ा होता है, मैंने पहले की वीडियो में आपको सूत्र भी बताए हैं, ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ऊपरी जबड़े में 4 इंसीजर होता है, कैनाइन 2 होता है, मोलर 4 होता है। और सबसे पहले बात करें कि कौन सा दांत आता है बच्चों में, तो सबसे पहले लोअर सेंट्रल इंसीजर जो दांत होता है वो सबसे पहले बच्चों में आना स्टार्ट होता है। अच्छा, बात करें कि शैशवावस्था इन्फेंसी पीरियड कौन सा होता है, तो 0 से 1 साल का जो समय होता है उसको इन्फेंसी पीरियड कहते हैं। 1 से 3 साल के समय को हम टोडलर के नाम से जानते हैं। 3 से 6 को हम कह सकते हैं क्या, 3 से 6 साल को, 3 से 6 साल है प्री स्कूलर एज, और 6 से 12 साल है तो हम स्कूली एज कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ए इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यात्मक शारीरिक परिपक्वता क्या है भाई, कार्यात्मक शारीरिक परिपक्वता की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो शारीरिक जो परिपक्वता आ रहा है इसमें, तो इस वजह से इसका राइट ऑप्शन ग्रोथ हो जाएगा। देखिए इसमें बी ऑप्शन होगा, सॉरी, हाँ कार्यात्मक भी बोला है ना, तो कार्यात्मक शारीरिक परिपक्वता, तो जिसमें कार्यात्मक रूप से भी बोला हो तो वो विकास के नाम से जाना जाएगा, ना कि वृद्धि के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशु द्वारा सामाजिक मुस्कान में प्राप्त होती है, तो मतलब बच्चा कब सामाजिक मुस्कान करना स्टार्ट कर देता है। तो बच्चा जो सोशल स्माइल देना स्टार्ट करता है 2 माह की उम्र में, वो सोशल स्माइल देना स्टार्ट कर देता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तन दुग्ध की विकास की प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं। तो स्तन की जो दुग्ध होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क इज नोन, तो उसको हम लैक्टोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। वहीं मेमोजेनेसिस जो होता है वो स्तन के विकास के रूप में जो होता है उसको हम मेमोजेनेसिस कहते हैं। और जो उसके ब्रेस्ट मिल्क की बात कर रहा है तो इस वजह से इसको हम लैक्टोजेनेसिस कहते हैं। देखिए जो मिल्क होता है, मदर मिल्क होता है, उसमें 66 KCl कैलोरी मिलती है, जिसमें से कि कितने ग्राम वो मिलता है, प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन 8 मिलता है, कैलोरी 13 रहता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के अधिकारों की घोषणा किसके द्वारा की गई थी। तो जो बच्चों के अधिकारों की घोषणा है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन है कि 13 से 15 वर्ष के बीच की उम्र की किशोरावस्था नर के लिए अनुशंसित कैलोरी की आवश्यकता कितनी होती है। ये यूपी NHM ANM 2022 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। तो 13 से 15 वर्ष के जो एडोलसेंट होते हैं वो भी मेल, उनमें 2500 किलो कैलोरी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1500 ग्राम से ज़्यादा वजन वाले नवजात के लिए विटामिन के की डोज कितनी होती है। तो अगर किसी भी बच्चे का वज़न जो है 1500 ग्राम से ज़्यादा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए जो डोज होता है वो सी ऑप्शन सही होगा, 1 mg IM लगाना चाहिए। IM कहाँ बच्चों को लगाया जाता है, तो बच्चों को जो लगाया जाता है IM वो कहाँ, वेस्टस लेटरल थाई पे लगाया जाता है। अच्छा, अगर पूछे विटामिन के में कितने फैक्टर्स आते हैं, मतलब विटामिन के जो है 2, 7, 9, 10, 2, 7, 9 और 10 का निर्माण करता है। विटामिन के का जो एब्जॉर्वेशन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। लीवर से भी कुछ जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं उनका निर्माण होता है। और कुल कितने क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, तो कुल 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। यहाँ जो होता है विटामिन के का जो इंजेक्शन दिया जाता है वो प्रोथ्रोम्बिन या फैक्टर जो 7 होता है कि निम्न स्तर से जुड़े रक्तस्राव के इलाज के लिए किया जाता है, जो रक्त के थक्के और हड्डियों के चयापचय के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कुछ छोड़कर सभी गंभीर निर्जलीकरण के संकेत हैं। मतलब कि कौन सा ऐसा है जो कि गंभीर निर्जलीकरण का संकेत नहीं देता, बाकी जितने भी इसमें ऑप्शन है सारे क्या हैं कि गंभीर निर्जलीकरण के संदेश हैं। तो देखिए अनकॉन्शियस अगर हो रहा है, सुस्ती आ रही है, ख़राब पीना आ रहा है, तो ये सब है कि गंभीर तरीके से बच्चा जो है वो डिहाइड्रेट हो चुका है। लेकिन अगर त्वचा धीरे धीरे पीछे की ओर झुकती है तो इसका मतलब ये गंभीरता का निशान नहीं है। ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन जो होता है
वो अगर किसी भी बच्चे में निर्जलीकरण हुआ है तो ORS का घोल हम देते हैं उसको, और जो ORS का घोल होता है वो 24 घंटे के अंदर यूज करना होता है। 1 लीटर पानी में 1 पैकेट को घोलते हैं। अगर इसमें बात करें कि सोडियम क्लोराइड कितना होता है, तो सोडियम क्लोराइड जो होता है वो तो 2.5 होता है, पोटेशियम क्लोराइड 1.9 होता है, और जो है 75 मोल इसमें सोडियम क्लोराइड का होता है। जो सोडियम होता है, सोडियम की बात करें, जो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, अगर मोल में बात करें, देखिए इसको अच्छे तरीके से पहले जान लेते हैं। जो सोडियम होता है, सोडियम एक सेकेंड, सोडियम जो होता है वो 75 होता है अगर मोल प्रति लीटर की बात करें। वहीं पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम जो होता है वो 20 होता है। क्लोराइड की बात करें तो वो कितना होता है, वो 65 होता है। और ट्राई सोडियम साइट्रेट की बात करें तो वो 10 होता है। वहीं ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज जो होता है 75 होता है, मतलब ग्लूकोज और सोडियम 75 होते हैं। और वहीं पोटेशियम 20 होता है, क्लोराइड 65 होता है, ट्राई सोडियम जो होता है वो 10 होता है। और जो होता है सोडियम क्लोराइड कितना होता है, तो सोडियम क्लोराइड 2.6 ग्राम होता है। पोटेशियम कितना होता है, पोटेशियम क्लोराइड जो होता है वो 1.5 है, जो भी मैंने बोला 2.9 जो होता है वो ट्राई सोडियम साइट्रेट डिहाइड्रेट का होता है। मेरे मुँह से जल्दी में निकल गया कि पोटेशियम क्लोराइड का होता है, लेकिन ट्राई सोडियम साइट्रेट जो होता है वो 2.9 ग्राम होता है। ग्लूकोज एनहाइड्रस जो होता है वो 13.50 ग्राम होता है। तो टोटल इसमें जो कंटेंट होते हैं वो 21 ग्राम के होते हैं। क्वेश्चन है कि एल्बेंडाजोल की दवाई जो होती है वो कितने उम्र के बाद दी जाती है, तो एल्बेंडाजोल की जो दवाई होती है वो 1 साल के बाद दी जाती है। देखो, 1 से 2 साल के बच्चे को एल्बेंडाजोल की जो गोली होती है वो आधी गोली खिलानी चाहिए, जबकि 2 साल से 19 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको एल्बेंडाजोल की पूरी टेबलेट खिलानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध निष्कासन रिफ्लेक्स को कहा जाता है, तो दूध निष्कासन रिफ्लेक्स को क्या कहा जाता है, उसको हम ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं, और ये DSSB के एग्जाम में आ चुका है। डिटेल में जान लेते हैं कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन उत्पादन के दौरान शरीर से दूध को बाहर निकालता है। इसे लेट डाउन रिफ्लेक्स या मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, तो लेट डाउन रिफ्लेक्स या मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स अगर पूछे तो भी उसमें भी ऑक्सीटोसिन ही होगा। जब बच्चा दूध पीता है तो निप्पल एरियोलर और कॉम्प्लेक्स को उत्तेजित करता है, जो ऑक्सीटोसिन को छोड़ने के लिए हाइपोथैलेमस को संकेत भेजता है। ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी ग्रंथि से मायोएपिथेलियम कोशिकाओं को सिकुड़ने के लिए उत्तेजित करता है, जो मिल्क को बाहर निकालने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोड टू हेल्थ कार्ड को डिज़ाइन किसने किया था, तो रोड टू हेल्थ को डिज़ाइन कौन किया था, डेविड मार्ले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है कि 1 चम्मच जो औषधि होती है वो किसके बराबर होता है, तो 1 चम्मच जो औषधि होती है, 1 चम्मच 1 मेडिसिन टी स्पून की बात किया ना, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, टी स्पून कह रहा है कि टेबल स्पून कह रहा है, तो टी स्पून की बात कर रहा है तो 5 ml के बराबर होता है। डिटेल्स में जान लेते हैं। देखिए, जो 1 टी स्पून होता है वो 5 ml के बराबर होता है, यहीं 1 ml जो होता है वो 15 ड्रॉप के बराबर होता है। 1 आउंस की बात करें तो 30 ml के बराबर होता है, वहीं 1 टेबल स्पून की अगर बात करें तो वो 15 ml के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायरिया, डेमेंशिया और डर्मेटाइटिस निम्नलिखित में से किस रोग की अभिव्यक्ति करते हैं, तो डायरिया, डेमेंशिया, डर्मेटाइटिस, जिसको हम D3 रोग के नाम से भी जानते हैं, तो ये पेलग्रा जब हो जाता है तो उसमें ये डायरिया, डेमेंशिया और डर्मेटाइटिस के नाम से हम जानते हैं, और ये विटामिन B3 की कमी की वजह से होता है। जो पेलाग्रा होता है ये भी 2 प्रकार का होता है। जो प्राथमिक होता है वो आहार में नियासिन की कमी के कारण होता है, जिसको हम B3 कहते हैं। द्वितीय जो पेलाग्रा होता है उसमें आहार में नियासिन का उपयोग करने की दुर्बल क्षमता के कारण होता है, मतलब अगर कम कोई यूज कर रहा है तो उसकी वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आम तौर पर बच्चों के लिए फ्लोराइड की खुराक उपलब्ध कराने में कार्यरत है, तो कौन सा ऐसा है जो कि बच्चों में फ्लोराइड की खुराक उपलब्ध कराने में कार्यरत होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मिल्क फ्लोराइडेशन। मिल्क फ्लोराइडेशन जो होता है, अगर मिल्क को आप मतलब बच्चे को उपलब्ध हो रहा है तो वो जो फ्लोराइड की कमी है उसको पूरा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 4 साल का बच्चा जिसका परिवार एक सख्त शाकाहारी आहार लेता है, इसमें निम्न में से कौन सा विटामिन की कमी होने की संभावना है, तो इसमें जो है विटामिन B12 की कमी हो सकती है, क्योंकि B12 में डेयरी प्रोडक्ट नहीं आते हैं। जो विटामिन B12 है इसमें अगर कोई व्यक्ति शाकाहारी है तो उसमें जैसे कि वेजिटेबल वगैरह नहीं आता है। B12 के जो सोर्सेज होती हैं वो मांस, मछली यही सब होता है, तो इस वजह से अगर कोई व्यक्ति शाकाहारी है तो उस बच्चे में विटामिन B12 की कमी हो जाएगी। विटामिन B12 को हम साइनाकोबालिन के नाम से जानते हैं, और इसकी वजह से एनीमिया भी होता है जो प्रेग्नेंट वुमेन में, और विटामिन B12 में कोबाल्ट भी पाया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रोटीन की अनुशंसित मात्रा कितनी होती है। तो 4 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों की बात कर रहा है, तो इसमें जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है वो 19 ग्राम होती है। वहीं अगर नॉर्मल बात करें कि एक जो लैक्टेटिव मदर है उसे कितनी ज़रूरत होती है, तो उसे 65 होती है। प्रेग्नेंट होती है तो उसको 55 की ज़रूरत होती है। और वहीं अगर जो महिला रहती है वो मतलब नॉर्मली ऐसे रहती है, एडल्ट है, तो उसको 40 से 50 के बीच में उसको ज़रूरत होती है प्रोटीन की। अब हम यहाँ बात करते हैं कि 1 से 3 वर्ष के बच्चों को 13 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 9 से 13 वर्ष के बच्चों को 34 ग्राम चाहिए और 14 से 18 वर्ष की लड़कियाँ जो होती हैं उनको 46 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माता पिता को बचपन के पोषण के बारे में शिक्षित करने में एक नर्स को क्या प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि मतलब ऑप्शन है कि विभिन्न विकासात्मक चरणों में बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को समझाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि पोषक तत्वों के संतुलन पर विचार किए बिना केवल कैलोरी के सेवन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और तीसरा जो है प्राकृतिक खाद्य स्रोतों की तुलना में जो मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो वैसे भोज्य पदार्थ हैं जो हाई डाइट्री के मतलब हाई पैसे के मिलते हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन जो होने वाला है पहला होने वाला है कि विकासात्मक चरणों के में बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को समझकर उस अकॉर्डिंग देना चाहिए आहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयरन अनुपूरण किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। तो आयरन का जो अनुपूरण होता है वो जो होता है वो 6 से 23 मंथ की जो बेबी होती है, मतलब इन्फेंट हम कह सकते हैं, जो 6 से 23 वर्ष के बच्चे होते हैं उनके लिए विशेष रूप से ये महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है, एक्सप्लेन इसका करते हैं। देखिए, विकासशील देशों में रहने वाले शिशु और छोटे बच्चों में आयरन की कमी बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो आयरन जो होता है रासायनिक गुणों के कारण कई जैविक प्रणालियों में कार्य करता है जो मानव स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। विशेष स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक एनीमिया से ग्रस्त इलाकों में रहने वाले बच्चों को 3 महीने तक रोजाना आयरन सप्लीमेंट दिया जाना चाहिए। 6 से 23 महीने के लिए शिशुओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है ये। क्वेश्चन है कि माँ का दूध जो है जो कि पोषकों से समृद्ध तथा सर्वाधिक उपयुक्त होता है को क्या कहा जाता है। तो इसको हम कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं। और पहले 1 से 3 दिन तक जो मिल्क आता है वो कोलेस्ट्रम ही होता है। और उसके बाद जैसे कि जो मिल्क आता है उसको हम ट्रांजेक्शन मिल्क के नाम से जानते हैं। अच्छा, फॉर मिल्क क्या होता है और हिंड मिल्क क्या होता है। फॉर मिल्क होता है और हिंड मिल्क होता है। तो फॉर मिल्क जो होता है वो क्या होता है कि रुके पहले लिख देते हैं। देखिए, फॉर मिल्क और हिंड मिल्क, तो फॉर मिल्क में प्रोटीन वसा ये बहुत ज़्यादा होता है, तो पहले जो मिल्क आता है वो फॉर मिल्क होता है। हिंड मिल्क जो आता है मतलब रेगुलर फीड की स्टार्टिंग में बच्चा जो स्टार्ट करता है जिसमें प्रोटीन, मिनरल्स, वाटर, विटामिन ये सब भरपूर मात्रा में होते हैं, उसको हम फॉर मिल्क के नाम से जानते हैं। और हिंड मिल्क जो होता है उसमें वाटर होता है। ठीक है, तो वाटर जो होता है वो 87% होता है। और जो ट्रांजेक्शन मिल्क होता है उसको संक्रमणकालीन हम मिल्क कहते हैं, संक्रमणकालीन कहते हैं। और ये इसकी ड्यूरेशन जो होती है वो 4 से 14 दिन तक जो मिल्क आता है उसको ट्रांजेक्शन मिल्क के नाम से जानते हैं। अगर ये भी पूछे कोलेस्ट्रम के बाद जो मिल्क आता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम ट्रांजेक्शन मिल्क के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, कोलेस्ट्रम जो होता है वो पहले दिन 30 ml आता है, दूसरे दिन 60 ml आता है और तीसरे दिन जो है 60 ml आता है। मतलब टोटल जो कोलेस्ट्रम होता है उसकी मात्रा 150 ml होती है। मैच्योर मिल्क की तुलना में कम फैट होता है किसमें, ट्रांजेक्शन मिल्क में। ठीक है, और मानव दूध में जो मुख्य प्रोटीन होता है वो लैक्टोएल्ब्यूमिन होता है। क्या होता है, लैक्टोएल्ब्यूमिन होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि एक बच्चे को निम्नलिखित किस वर्ग की आयु तक कम से कम 3 शारीरिक अंगों वाले व्यक्ति का चित्र बनाने में सक्षम होना चाहिए। मतलब है कि ट्रायंगल कब बना लेना चाहिए, एक बच्चे को किस वर्ष आयु तक कम से कम 3 शारीरिक अंगों वाले व्यक्ति का चित्र बनाने में सक्षम होना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 4 साल में। तो बच्चे में जो 4 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसको ये चीज़ें बनाने में सक्षम हो जाना चाहिए। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अच्छा, बीनिंग किस आयु में शुरू किया जाता है, तो बीनिंग पता है 4 से 6 मंथ में, मतलब 6 मंथ भी आप कह सकते हैं। कहीं ऑप्शन में 4 से 6 दिया है या फिर 6 दिया हो तो आपको लगाना चाहिए। तो इसका मतलब होता है कि बच्चे को ठोस आहार देना, जिसे कभी कभी पूरक आहार देना या फिर बीनिंग। कौन सा कथन भारत में बच्चों के अधिकार के संबंध में गलत है। ठीक है, 1 सेकेंड इसको कम कर लेते हैं, ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा देते हैं।
तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा कथन है जो भारत में बच्चों के संबंध में गलत है। तो क्या है कि पहला है कि एक बच्चे का शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास का अधिकार है, मतलब एक बच्चे को शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास का अधिकार है। एक बच्चे को जीवित रहने का अधिकार जन्म शुरू से होता है, ये है सही। या फिर एक बच्चे को सभी प्रकार के दुर्व्यवहार से सुरक्षा का अधिकार है। या नेक्स्ट है कि एक बच्चे को सीधे तौर पे खुद से जुड़े किसी भी निर्णय में भाग लेने का अधिकार है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा अधिकार है जो बच्चों को नहीं है, जो भारत में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है? इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है सी, कि जितने भी इतने अधिकार हैं जो ये ABCD में हैं, ये तीनों ही अधिकार बच्चों को प्राप्त है, लेकिन ये अधिकार नहीं है कि एक बच्चे को सभी प्रकार के सॉरी सी नहीं है सॉरी ये बी रहेगा। ठीक है, बी वाला है कि एक बच्चे को जीवित रहने का अधिकार जन्म से शुरू होता है, ये गलत होगा। और बाकी तीनों ऑप्शन A, C, D सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम इसका एक उदाहरण है। तो भारत में जो बाल विवाह निरोधक अधिनियम है वो किसका उदाहरण है? ये देख सकते हैं आप, केरल के ANM के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो ये उदाहरण है विनियामक दृष्टिकोण का, या फिर सेवा दृष्टिकोण का, या फिर स्वास्थ्य शिक्षा दृष्टिकोण का, या फिर प्राइमरी हेल्थ अप्रोच का। तो भारत में जो बाल विवाह निरोधक अधिनियम है ये किसका उदाहरण है? तो यह एक विनियामक दृष्टिकोण का उदाहरण है। इसका राइट ऑप्शन जो होगा ए सही हो जाएगा। इसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो था वो एक विनियामक दृष्टिकोण का उदाहरण है, और भारत में सर्वप्रथम ब्रिटिश शासन के दौरान 1929 में ये पारित किया गया था, जिसके तहत क्या हुआ कि 14 वर्ष के नीचे की बालिकाओं एवं 18 वर्ष के नीचे के लड़कों का विवाह निषेध किया गया। लेकिन अभी क्या है, अभी जो है 18 साल लड़कियों की शादी के लिए 18 साल और लड़कों की शादी के लिए 21 साल माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पियाजे के अनुसार नैतिक विकास मानसिक विकास के समानांतर होता है, इसमें कितने चरण होते हैं? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो होने वाला है वो कौन सा है? इसके कितने चरण होते हैं? इसके कुल 2 चरण होते हैं। ये BTSC ANM में पूछा गया है। तो पियाजे के अनुसार देखिए, पियाजे के अनुसार क्या था कि नैतिक विकास मानसिक विकास के समानांतर होता है, इसमें 2 चरण होते हैं। नैतिक विकास के बारे में पियाजे के विचार देखिए। पियाजे ने कहा 1935-1965 के अनुसार विचारों के अनुसार बच्चा नैतिक विकास एक नई अवस्था में प्रवेश करता है जब वह 6 से 7 साल का की आयु में मूर्त सक्रिय की अवस्था में प्रवेश करता है। देखो, इनका कहने का मतलब ये था कि इसके 2 चरण होते हैं। ठीक है, 6 या 7 की साल में वह मूर्त सक्रिय की अवस्था में प्रवेश करता है। इस अवस्था में नियमों को एक बाहरी शक्ति द्वारा अपरिवर्तनीय, निरपेक्ष और लागू माना जाता है। तो इनके अनुसार क्या था कि नैतिक विकास की एक नई अवस्था में प्रवेश करता है। पियाजे के अनुसार इसके 2 चरण होते हैं। 6 या 7 साल में क्या होता है कि मूर्त सक्रिय में वो भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा बालिकाओं की सामाजिक सुरक्षा के लिए कौन सी नई योजना शुरू की गई है? देखिए, मैं पहले से बता दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन रखने की कोशिश नहीं की हूँ। जो ऑलरेडी आपको पता है ऐसे क्वेश्चन रखी हूँ, जो शायद आपको भूल जाए तो ऐसे क्वेश्चन को रखी हूँ। बाकी ये नहीं है कि सारे ही क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि राजस्थान NHM में पूछा गया क्वेश्चन है तो है। देखिए, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं मॉडरेट होते हैं, कुछ एकदम वेरी इजी होते हैं, कुछ जो होते हैं वो बीच के होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो मॉडरेट और जो हार्ड क्वेश्चन है उनको ही रखी हूँ, बाकी इजी वाला क्वेश्चन मैं नहीं रखी हूँ। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा बालिकाओं की सामाजिक सुरक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो भारत में प्रधानमंत्री द्वारा बालिकाओं की सामाजिक सुरक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो ये बताना है। तो देखिए, कौन सी योजना शुरू की गई थी? सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि बालिकाओं की सामाजिक सुरक्षा के लिए स्टार्ट किया गया था। अच्छा, ये एक बचत योजना है जिसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू किया गया था। इस योजना का मकसद था कि लड़की की शादी या उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सुरक्षा मुहैया करवाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अधिनियम जो सभी व्यवसायों में बच्चों के रोजगार पर रोक लगाता है और किशोर व्यवसाय में संलग्न होने पर रोक लगाता है, वो कौन सा ऐसा अधिनियम था? तो देखिए, इसमें आपको पता ही होगा कि इसमें बाल श्रम निषेध अधिनियम है, जो कि 1986 में आया था, और इसके थ्रू क्या है कि बच्चों को नहीं करना है काम। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये 1986 का नहीं था, ये 2016 का बाल श्रम अधिनियम था। ठीक है, बाल श्रम अधिनियम जो निषेध विनियमन भी बोला है ना, तो इसकी वजह से डी ऑप्शन सही होगा। तो बाल श्रम विनियमन 2016 अधिनियम है जो व्यवसायों में बच्चों के रोजगार पर रोक लगाता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से एक ऐसी रणनीति नहीं है जिसका उपयोग बाल स्वास्थ्य नर्स होम विजिट करते समय सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने के लिए कर सकती हैं। तो ऐसा कौन सा नहीं है, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी रणनीति नहीं है जिसका उपयोग बाल स्वास्थ्य नर्स जो हैं वो होम विजिट करते समय सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने के लिए कर सकती हैं। तो नहीं ये पूछा, ये ध्यान रखिएगा। तो नस्लवाद और भेदभाव के मुद्दों को संबोधित करना। नेक्स्ट है कि भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग से बचना। नेक्स्ट है यदि आवश्यक है तो दुभाषियों का उपयोग करना। और क्या है कि शब्द जाल या चिकित्सा शब्दावली के प्रयोग से बचना। तो ऐसा कौन सा है? अच्छा, इसमें कट गया है तो इसमें इसका मतलब है कि नहीं लगा है, इसमें ये लगा है कि सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने के लिए कर सकती हैं। तो क्योंकि ये सब तो लग नहीं रहा है ना, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा कि यही कर सकती हैं कि भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग से उनको बचना है। बाकी नस्लवाद और भेदभाव के मुद्दे को अगर संबोधित करेंगी तो उनका ये काम, नर्स का ये काम नहीं होता कि वो ये सब, तो जो वहाँ की पब्लिक रहेगी भड़क जाएगी और उनसे ट्रीटमेंट ही नहीं लेगी ना, तो इस वजह से इसका ये है करने के लिए कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है कि बच्चे को पर्याप्त भोजन व कपड़ा ना उपलब्ध कराना किस चीज़ का सूचक, मतलब ये किस चीज़ का सूचक है? तो शारीरिक प्रताड़ना है, या फिर बच्चे की उपेक्षा है, या फिर भावनात्मक प्रताड़ना है, या फिर भौतिक प्रताड़ना है। तो बच्चे को पर्याप्त भोजन और अगर कपड़ा नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये बच्चे की उपेक्षा हो रही है, चाइल्ड निगलेक्ट के में इसको हम रखेंगे। और ये पता है आप लोगों को, ये बाल शोषण के अंतर्गत आता है। अगर बच्चे की ज़रूरतों को नहीं पूरा किया जा रहा है तो ये बाल शोषण के अंतर्गत आता है। बच्चों के अधिकारों की घोषणा किसने की थी? तो बच्चों के अधिकारों की जो घोषणा है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नहीं किया था, वो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। और ये 1959, ये भी याद रखिएगा, 1959 में ये चीज़ें हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है कि 27 केजी भार के बालक को एक खुराक में एमॉक्सिलिन की कितनी मात्रा आवश्यक है जब उन्हें 40 mg प्रति केजी दिवस में 4 खुराक दिन में निर्धारित किया गया है? फीमेल हेल्थ वर्कर 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो 27 केजी भार का एक बालक है, उसको एक खुराक में एमॉक्सिलिन की कितनी मात्रा आवश्यक है? तो उसको जो है और 40 mg प्रति केजी प्रति दिवस में 4 खुराक दिन निर्धारित किया गया है, तो उसको एक खुराक में एमॉक्सिलिन की जो मात्रा है वो 270 mg लेना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेचिस से क्या तात्पर्य है? पेचिस से क्या तात्पर्य? तो हार्ड स्टूल तो होगा नहीं, तो स्टूल विथ ब्लड। अगर ब्लड के साथ, जैसे कि जो मल है वो ब्लड के साथ आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये पेचिस पड़ रहा है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। जो पेचिस होता है ना वो आंतों का एक संक्रमण होता है। यह जो परजीवी होता है एंटोअमीबा हिस्टोलिटिका या सिगेला के कारण हो सकता है। इसके लक्षण क्या होते हैं कि पेट में ऐंठन आना, मतली, उल्टी और बुखार भी इसमें शामिल होता है। देखिए दूसरा क्या है कि श्वासारोध। शिशु में नर्सिंग देखभाल का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर किसी भी बच्चे को एस्फिक्सिया है तो उसमें नर्सिंग देखभाल आप क्या करेंगे? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? शुरुआती आद्य श्वसन देना, ऑक्सीजन देना, हवा को बनाए रखना, जो शिशु है उसको कोमलता से सहलाना। क्या? तो अगर उसको एस्फिक्सिया है, मतलब वो श्वास नहीं ले पा रहा है, तो सबसे पहले आपको ऑक्सीजन देना है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुकवाम को क्या कहा जाता है? तो हुकवाम को मतलब है कि यूपीएनएचएम में देखिए आया है। तो हुकवाम को और किस नाम से जानते हैं? तो हुकवाम को हम एंक्लोस्टोमियासिस के नाम से भी जानते हैं। इसका जो दूसरा नाम है तो एंक्लोस्टोमियासिस है। ठीक है। अच्छा, हुकवाम को हुकवाम ही क्यों कहते हैं? तो जैसे हुक जैसे मुंह के हिस्सों में मिलता है जिसका उपयोग वे आंतों की दीवार की परत से चिपके रहने के लिए करते हैं। मनुष्यों में हुकवाम का सबसे आम प्रकार जो होता है वो इंसुलोस्टोमा ड्यूडेनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अतिसार वाले बच्चे में निर्जलीकरण का प्रथम संकेत होता है? तो अतिसार वाले बच्चे में निर्जलीकरण का प्रथम संकेत क्या होता है? तो क्या होता है वो कि उनकी जो प्यास होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में अनैच्छिक मूत्र उत्सर्जन को क्या कहा जाता है? तो बच्चों में अगर अनैच्छिक मूत्र उत्सर्जन हो रहा है, मतलब वो रात में बिस्तर गीला कर दे रहे हैं, तो उसको एन्यूरोसिस के नाम से हम जानते हैं। और अगर किसी भी बच्चे को डायरिया हुआ है तो उसके साथ जिंक देते हैं, और ये 14 दिन तक देना रहता है डायरिया के बाद में। अगर वो 6 माह से कम है तो 10 mg, और अगर 6 माह से ज़्यादा है तो 20 mg देते हैं।
और देखिए रात में अधिक बार पेशाब लगना हम नेक्टोयूरिया कहते हैं, और मूत्र उत्पादन में कमी होने को एन्यूरिया कहते हैं। और ये लगभग जो एन्यूरेसिस की कंडीशन है वो 5 से 10 साल के बच्चों में देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेम्पर टेंट्रम गुस्से के दौरे एक व्यवहारिक समस्या है जो आमतौर पर किस आयु वर्ग में देखा जाता है? तो ये टोटलर बच्चे जो होते हैं उनमें देखा जाता है, मतलब जो टोटलर 1 से 3 साल के बच्चे होते हैं उनमें ये चीज़ें देखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में रुग्णता और मृत्यु दर के प्रमुख कारणों में से एक है। तो कौन सा ऐसा कारण है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में रुग्णता और मृत्यु दर के प्रमुख कारणों में से क्या है जो एक है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, डायरिया संबंधी जो रोग होता है वो होता है रुग्णता में। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप स्टाफ नर्स के तौर पर नवजात शिशु गहन इकाई NICU में हैं और तथा आपको 2 दिन के क्या है कि 2 दिन के नवजात का ब्लड निकालने को कहा जाता है। तो आप उसके शरीर की किस स्थान से रक्त का सैंपल लेंगी? तो आपको पता है क्या करना है, कहाँ से लेना है? आपको डी ऑप्शन इसका सही होगा, पैर की अंगुली से क्या करना है, अगर वो 2 दिन का है बच्चा तो वहाँ से ब्लड लेना है। अच्छा, इसमें पैर की अंगुली कहाँ है? नहीं, पैर की अंगुली नहीं, पैर की एड़ी के पृष्ठ के भाग से लेना है, एड़ी से लेना है, ठीक है। इसे ये गलत हो जाएगा, पैर की एड़ी से लेना है और वो भी पीछे वाले भाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ICU में प्रवेश करने से पहले कितने मिनट तक हाथ धोने चाहिए? तो अगर कोई ICU में प्रवेश कर रहा है तो उसको 2 मिनट तक कम से कम हाथ धोने चाहिए, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाए। नेक्स्ट है कि नीचे लिखे हुए सभी लक्षण गंभीर डिहाइड्रेशन के हैं एक को छोड़ के। तो कौन सा ऐसा सिम्टम्स है जो कि सीवियर डिहाइड्रेशन का संकेत नहीं करता है? देखिए, बेहोशी है तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, सुस्ती है तो भी, पानी कम पीना इसका मतलब है कि ये भी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, तो ये सब नहीं होगा। बल्कि अगर चमड़ी की सिकुड़न धीरे धीरे ठीक होना, इसका मतलब है ये सीवियर नहीं है। नेक्स्ट है कि बच्चों में संक्रामक दस्त का सबसे आम कारण क्या होता है? तो बच्चों में संक्रामक दस्त का जो सबसे आम कारण होता है वो रोटावायरस होता है। रोटावायरस की वजह से ही डायरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में गंभीर निर्जलीकरण का संकेत नहीं है? तो इसका भी राइट ऑप्शन वही होगा कि त्वचा तेज़ी से पीछे की ओर झुकती है, ये गंभीर संकेत नहीं है। बाकी सुस्ती और बेहोशी, पीने में असमर्थता, ये सब है। क्वेश्चन है कि ORS के एक पैकेट में कितना पोटेशियम क्लोराइड होता है? तो ORS के एक पैकेट में 1.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड होता है। मोल में कितना होता है और सारे प्रोडक्ट कितने होते हैं वो सब मैं एक वीडियो में इसके आगे वाले में बता चुकी हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए, जो सोडियम क्लोराइड होता है कितना होता है? 2.6 ग्राम। ग्लूकोज मोनोहाइड्रेट 22 ग्राम होता है। सुक्रोज जो होता है 40 ग्राम होता है। ट्राई सोडियम साइट्रेट 2.9 ग्राम होता है। वहीं सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो 2.5 ग्राम होता है। 1 लीटर पानी में घोले खुराक के लिए दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। 24 घंटे में 1 लीटर को ख़त्म कर देना चाहिए और अगर उसके बाद भी बच जाता है तो उसको फेंक देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जन्मजात विकृति है? तो इसमें कौन सी है जो जन्मजात विकृति है? तो क्लब फुट और क्लब जो पैलेट है ये दोनों ही जन्मजात विकृति है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगूठा चूसने के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो इसमें क्या सही नहीं है कि दांतों की बनावट में खराबी पैदा कर सकते हैं, या खुशी का स्रोत होता है, या असुरक्षा का संकेत है, या वर्ष में ही इसका सही इलाज कराना चाहिए, मतलब पहले वर्ष में ही इसका सही इलाज करवाना चाहिए। तो ये सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि ORS पुनर्जलीकरण घोल तकनीक की तैयारी प्रभावी ढंग से सिखाई जा सकती है किस तरीके से? तो व्यक्तिगत दृष्टिकोण से, या फिर प्रदर्शन से, या फिर मास मीडिया से, या फिर चाक और टॉक से। तो इसको हम किस तरीके से अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं? डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शन के थ्रू हम दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विल्सन रोग जन्मजात त्रुटि है। तो विल्सन रोग जो है जन्मजात त्रुटि किसकी है? तो ये कापर चयापचय की जो है वो जन्मजात त्रुटि है। इसमें क्या होता है कि लीवर और मस्तिष्क में बड़ी मात्रा में तावा जमा हो जाता है। विल्सन रोग के कारण लीवर को नुकसान होता है जो धीरे धीरे बढ़ सकता है या तीव्र और बहुत गंभीर हो सकता है। तो ATP7B नामक जीन उत्परिवर्तन विल्सन रोग का कारण बनते हैं। ये जीन उत्परिवर्तन शरीर को आंतरिक तरीके से तावा निकालने से रोकते हैं और आमतौर पर लीवर जो होता है वो अतिरिक्त तावे को पित्त में छोड़ता है। अतः विल्सन रोग जो होता है वो तावा चयापचय की एक जन्मजात त्रुटि होती है। फोटोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। तो फोटोथेरेपी का प्रयोग कब किया जाता है? तो आपको पता है कि सी ऑप्शन इसका राइट होगा, न्यूनेटल जॉइंटिस में किया जाता है।
तो फोटोथेरेपी बिलिरुबिन को ख़त्म करने के लिए प्रकाश का उपयोग किया जाता है। इसमें बच्चे की त्वचा को क्या किया जाता है, प्रकाश के नीचे लिटाया जाता है उसमें, और इसमें यूवी रेज या रक्त जो किरण है उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोमेज के वर्गीकरण में आयु के अनुसार 88% सामान्य वजन वाले बच्चे को किस श्रेणी में हम वर्गीकृत करेंगे। तो अगर 88% सामान्य वजन है तो हम उसको किस में करेंगे, माइल्ड माल न्यूट्रिशन में करेंगे। सामान्य जो प्रारंभिक प्रणालियों में से एक है जो आयु के अनुसार अपेक्षित वजन के प्रतिशत पर आधारित है। 90% अधिक सामान्य है, 76 से 90% है अगर तो हल्का कुपोषण को में रखेंगे, मतलब प्रथम डिग्री का है। और अगर 61 से 75% है तो हम मध्यम के अंतर्गत रखेंगे, मतलब द्वितीय डिग्री का है। और अगर 60% से कम है तो उसको हम तृतीय डिग्री के कुपोषण के अंतर्गत रखते हैं। और जो क्या होता है कि 88% वाले बच्चे को हम हल्का कुपोषण के अंतर्गत रखते हैं। माता को क्या हो मधुमेह हुआ है, तो अगर वो प्रेगनेंसी में है तो जैसे कि उनकी माता को हुआ है मधुमेह, तो उस शिशु में किडनी से रिलेटेड कौन सी ऐसी बीमारियां हो सकती हैं को छोड़कर, मतलब एक बीमारी ऐसी इसमें दी गई है जो कि नहीं हो सकती, बाकी सारी बीमारियां हो सकती हैं, तो वो कौन सी बीमारी है ये पूछ रहा है। तो देखिए, हाइड्रोनेफ्रोसिस, पॉलीसिस्टिक किडनी, ब्रिक की विफलता, रीनल एजनेसिस, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से कि रीनल फेलर नहीं हो सकता, मतलब बिक्री विफलता नहीं हो सकती, बाकी सारी हो सकती हैं। रीनल विफलता जो होता है वह स्थिति होती है जब गुर्दे ठीक से काम नहीं करते हैं। गुर्दे का मुख्य काम होता है रक्त को साफ करना और यूरिन का फॉर्मेशन करना। जब गुर्दे ठीक से काम नहीं करते हैं तो शरीर में अपशिष्ट और तरल पदार्थ जमा हो जाता है। अतः मधुमेह माताओं के शिशुओं में रीनल फेलर को छोड़कर सभी रीनल बर्थ डिफेक्ट से संबंधित हैं। किसके द्वारा कुसमायोजन के प्रारंभिक लक्षणों का पता लगाया जा सकता है। किसके मतलब कौन से ऐसे स्कूल एज के बच्चे हैं, मतलब किसके द्वारा जो कुसमायोजन है, बच्चे नहीं, माल एडजस्टमेंट जो है उसके प्रारंभिक लक्षणों का किसके द्वारा पता लगाया जा सकता है कि बच्चों में कुसमायोजन है या नहीं। तो देखिए, इसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता और किशोर सहकर्मी समूह इन सब के द्वारा नहीं लगाया जा सकता है, बल्कि स्कूल जो टीचर होते हैं वो पता लगा सकते हैं कि हाँ देखिए, स्कूल जो टीचर होते हैं वो जान जाते हैं ना कि ये बच्चा कमज़ोर है, ये बच्चा जो है तेज़ है। तो बच्चों के जो स्कूली टीचर होते हैं उनके द्वारा कुसमायोजन के प्रारंभिक लक्षण के बारे में पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवरोहित वृषण का शल्य चिकित्सा प्रबंधन क्या है। अवरोहित जो वृषण होते हैं जिसको अनस्कैंडेड टेस्टिस कहते हैं, उनमें शल्य चिकित्सा प्रबंधन क्या है, तो उनमें जो है ऑर्कियोपैक्सी है। क्या है, ऑर्कियोपैक्सी है। यदि किसी पुरुष के अविकसित अंडकोश स्पर्शनीय हैं या डॉक्टर द्वारा महसूस किए जा सकते हैं तो बाल चिकित्सा यूरोलॉजिक सर्जन उन्हें फिर से लगाने के लिए ऑर्कियोपैक्सी नामक शल्य क्रिया जो है करते हैं। यह एक आउट पेशेंट प्रक्रिया होती है जो अस्पताल में होती है और इस प्रक्रिया को करने के लिए एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में डेक्सट्रोज 10% का एक उदाहरण है। तो पानी में डेक्सट्रोज 10% का उदाहरण क्या है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक जो घोल होता है वह घोल होता है जिसमें कोई चीज़ शामिल होती है, जिसमें विलायक या पानी की तुलना में ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स या अणु होते हैं। डेक्सट्रोज जो होता है वो 10% इन्फ्यूजन को शॉर्ट टर्म फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह तरल पदार्थ के नुकसान की भरपाई करता है। इस प्रकार यह हाइपोवोलेमिया का इलाज करता है और जो डिहाइड्रेट, चोट या जलने के कारण हो सकता है। नेक्स्ट है कि 3 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के द्वारा बिस्तर गीला करना पेशाब कहलाता है, मतलब क्या प्रक्रिया कहलाती है, तो उसको एन्यूरेसिस कहते हैं। और ये 2 प्रकार का होता है, एक रात में होता है, एक दिन में होता है। अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, रात में टॉयलेट लग रहा है, तो उसको नेक्स्यूरिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आईसीएमआर द्वारा शिशु के लिए प्रोटीन की अनुशंसित दैनिक अवस्था कितनी होती है। तो प्रोटीन की जो दैनिक अवस्था होती है 1.16 ग्राम प्रति केजी होती है। भारत में भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो भारत में भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना 1952 में की गई थी। ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है कि एल्बेंडाजोल किस कार्यक्रम के अंतर्गत दिया जाता है। तो एल्बेंडाजोल जो होता है वो डी वार्मिंग कार्यक्रम के अंतर्गत दिया जाता है।
और जो एल्बेंडाजोल होता है ये हुक वर्म हो गया, इन सब के लिए दिया जाता है, रिंग वर्म, हुक वर्म, इन सब से प्रिक्वेशन के लिए दिया जाता है। हुक वर्म जो होता है वो कैसे घुसता है, वो हमारी बॉडी में जैसे पैर वैर के थ्रू चला जाता है ना। टॉन्सिलेक्टॉमी गलतुंडी का उच्छेदन के पश्चात बच्चों का कौन सा तरल पदार्थ दिया जाना बेहतर होता है? तो कौन सा तरल पदार्थ देना बेहतर होता है? तो इसमें जो है एक शीतल पेय देना बेहतर होता है, गर्म पेय पदार्थ नहीं दिया जाता, शीतल पेय दिया जाता है। नेक्स्ट है कि आपका निर्दिष्ट ग्राहक रोगी अपनी माँ से काफ़ी ज़्यादा देख रेख पाता है। जब वह दर्द की शिकायत करता है, उसकी माँ किस प्रकार के लाभ प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित कर रही हैं? तो ये होगा सेकेंडरी गेन्स, मतलब द्वितीयक लाभ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सेडेटिव बच्चों के लिए सुरक्षित है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग सेडेटिव इज सेफर इन चिल्ड्रेन? डाइजीपाम या लेराजेपाम, फेटानिल या फेनोबार्बिटोन? तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा डी रहेगा, फेनाबार्बिटोन जो होता है वो बच्चों के लिए सुरक्षित होता है। निम्न में से कौन सा सामान्य एनेस्थेटिक्स बच्चों के लिए सुरक्षित है? तो जो केटामाइन होता है वो बच्चों के लिए सुरक्षित होता है। सॉरी, केटामाइन नहीं होता, इस बच्चों के लिए पूछा है ना। तो बच्चों के लिए सेवोफ्लोरेंस जो होता है वो बच्चों के लिए सुरक्षित होता है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विघटनशील संज्ञाहरण का एक उदाहरण है? तो इसमें राइट ऑप्शन होगा केटामाइन। ठीक है, विघटनशील संज्ञाहरण का एक उदाहरण केटामाइन होता है। क्वेश्चन है कि एक 4 साल के बच्चे में भांपड़ भीषण छीड़ता का सबसे संभावित कारण क्या होता है? तो अगर भांसड़ छीड़ता का सबसे संभावित जो कारण होता है वो फटे होठ और तालू होते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा। डाउन सिंड्रोम की बात कर रहा है तो डाउन सिंड्रोम जो होता है वो 21वें गुणसूत्र की वजह से होता है। 21वें गुणसूत्र ट्राइसोमी होता है। एक सेकेंड, तो इसका मोनोसोमी इसमें दिया है तो राइट ऑप्शन बी होगा, ट्राइसोमी होता है। 21वें गुणसूत्र ट्राइसोमी की वजह से होता है। नेक्स्ट है कि एक 4 साल का बच्चा जो अकेले खेल रहा है, शर्मीला है और तोते की तरह दोहराव भाषण देता है, उसके निम्न में से कौन से दोष से पीड़ित होने की संभावना है? तो उसे जो है ऑटिज्म हो सकता है, तो ऑटिज्म से पीड़ित होने की संभावना है। नेक्स्ट है कि स्पास्टिसिटी, कठोरता और एथेटोसिस निम्नलिखित रोगों में से किसकी विशेषता है? तो स्पास्टिसिटी और कठोरता, एथेटोसिस निम्नलिखित में से ये मस्तिष्क पक्षाघात की विशेषता है। नेक्स्ट है कि इम्पिडगो वाले बच्चे का प्रबंधन करते समय पहली पंक्ति की चिकित्सा आमतौर पर होती है। तो पहली पंक्ति की चिकित्सा क्या होती है? टॉपिकल म्यूपिरोसिन होता है। अगर इम्पिडगो वाले बच्चे हैं तो उनके प्रबंधन के लिए टॉपिकल म्यूपिरोसिन का यूज किया जाता है। ये पहली चिकित्सा पद्धति होती है। देखिए, इम्पिडगो क्या होता है? ये त्वचा संक्रमण होता है जो स्टेप्लोकोकस आयरियस और ग्रुप स्ट्रेप्टोकोकस सहित बैक्टीरिया संक्रमण का कारण बनता है, जिसमें खुजली वाले घाव और छाले हो सकते हैं। उपचार के लिए एंटीबायोटिक शामिल हैं। इम्पिडगो जो होता है वो अक्सर गर्मी के महीने में होता है। क्वेश्चन है कि नवजात नेत्र रोग रोकथाम के लिए अनुशंसित एजेंट कौन सा है? तो इसमें जो है हम एर्थोमाइसिन ऑइंटमेंट जो है वो देते हैं। एर्थोमाइसिन ऑइंटमेंट देते हैं नेत्र चिकित्सा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली खांसी के कारण होती है। काली खांसी जो है वो बार्टेला पर्ट्यूटिस के कारण होती है। राइट ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन है कि बाल स्वास्थ्य देखभाल में न्याय का नैतिक विचार मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है? तो स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों के उचित वितरण से, या चिकित्सा कदाचार के मामलों में कानूनी निर्णय से, या फिर अनुपालन न करने वाले रोगियों के लिए, या फिर स्वास्थ्य देखभाल कानून लागू करने से। तो देखिए, इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों के उचित वितरण से होगा। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन है कि बालों की खराब स्वच्छता निम्नलिखित में से किसका कारण बन सकती है? दिया है पोडोकोनियोसिस या पोडिकुलस ह्यूमनस कॉपिटस या फिर टीनिया कैपिटस। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है वो दूसरा और तीसरा रहने वाला है। ठीक है, टीनिया कैपिटस की वजह से होता है। और देखिए, जो होता है पेडिकुलस ह्यूमनस कैपिटस, यह सिर की जूं, सिर और गर्दन पर होने वाला एक आर्थ्रोपोड संक्रमण है और यह सबसे अधिक बच्चों में होता है। टीनिया कैपिटस क्या होता है? यह मोल्ड जैसी फफूंद द्वारा सिर की त्वचा में होने वाला फंगल संक्रमण को टीनिया कैपिटस कहते हैं। यह विशेष रूप से बच्चों को प्रभावित करता है। क्वेश्चन है कि एक लंबे समय तक गद्दे पर लेटे रहने से दबाव के कारण ऊतक का अल्सर या ढीला क्षेत्र, जिसके परिणाम स्वरूप ऊतक की मृत्यु हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं डेक्यूबिटस अल्सर। क्या कहते हैं? डेक्यूबिटस अल्सर के नाम से उसको जानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के गर्म भाग से ठंडे भाग तक सीधे संपर्क द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है। कोई पदार्थ है, उसके गर्म भाग से ठंडे भाग तक सीधे संपर्क से ऊष्मा स्थानांतरण को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम चालन के नाम से जानते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन्यूरेसिस को कहा जाता है, तो एन्यूरेसिस को क्या कहा जाता है, बिस्तर गीला करना, अभी जो आपने पहले देखा। क्वेश्चन है कि अविकसित वृषण को ठीक करने के लिए सर्जरी कहा जाता है, तो जो अविकसित वृषण होता है उसको ठीक करने के लिए जो सर्जरी की जाती है उसको ऑर्डिक्टॉमी कहते हैं जाता है। तो जो अविकसित होते हैं टेस्टीज, उनको अगर हम ठीक कर रहे हैं तो उनको ठीक करने के लिए जो सर्जरी की जाती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसका राइट ऑप्शन ए होगा, ऑर्किडोपैक्सी के नाम से जानते हैं। जिसे गुप्त वृषणता का इलाज करने के लिए किया जाता है। जो गुप्त वृषणता, जिसको अनस्कैंडेड टेस्टिकल्स भी कहा जाता है, जो वृषणों से संबंधित समस्या होती है। टेस्टिस शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं बनाने वाले अंगों को जोड़ा जाता है, जो दोनों टेस्टिस मतलब अंडकोश की थैली में मौजूद होते हैं, जो कि नीचे स्थित होते हैं, और अंडकोश की थैली का तापमान बाकी शरीर की तुलना में ठंडा रहता है, जो स्पर्म के बनने के लिए ज़रूरी होता है। तो कुछ इस तरीके से किया जाता है। ऑर्किडोपैक्सी जो प्रक्रिया है उसको इस तरीके से कट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसमें मूत्र मार्ग द्वारा लिंग के नीचे की ओर होता हुआ एक जन्मजात दोष होता है, इज अ बर्थ डिफेक्ट इन विच द ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा इज ऑन द अंडर साइड ऑफ पेनिस। तो ये कौन सा दोष होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम हाइपोस्पेडियास के नाम से जानते हैं। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो हाइपोस्पेडियास क्या, हाइपोस्पेडियास जो होता है एक कंजेनाइटल मतलब अनुवांशिक बीमारी होती है, जो यूरेथ्रा द्वारा जो मतलब जो लिंग होता है उसके सिरे पर ना होकर नीचे की ओर होता है, और जो यूरेथ्रा व नली है जिसके माध्यम से यूरेनरी ब्लैडर जो होता है वो अटैच होता है। इसमें जो पेनिस का जो मतलब होता है वो हुंड जैसा दिखता है, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दोष जो पीठ में छेद के माध्यम से मेनिंजिस और रीढ़ की हड्डी को बाहर निकालता है उसे क्या कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, मायोलोमोनेंजियस कहते हैं। तो हम उसको माइलोमेनिंजोसील के नाम से जानते हैं। अच्छा, मेनिंजोसील क्या होता है, ये रीढ़ के चारों ओर जो झिल्लियाँ होती हैं, हड्डी के चारों तरफ जो झिल्लियाँ होती हैं उसको हम मेनिंजोसील के नाम से जानते हैं, और जो पीठ के छेद के माध्यम से मेनिंजिस और रीढ़ की हड्डी को बाहर निकालता है उसे हम माइलोमेनिंजोसील के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, ये एक जो होता है ओपन स्पाइना बाइफिटा के नाम से जाना जाता है, या एक कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट जो कि जन्मजात ही होता है, जिसमें बच्चे की रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड जन्म से पहले बंद नहीं होती, और यह एक प्रकार का न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है जो बच्चों में होता है। तो जो रीढ़ की हड्डी होती है उससे कुछ इस तरीके से निकला हुआ रहता है। अच्छा, जो यहाँ मैंने बताया कि हाइपोस्पेडियास जो होता है वो अनुवांशिक होता है, अनुवांशिक नहीं सॉरी, ये कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट होता है, मतलब जन्मजात ही होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजिलोस्टोमियासिस की पसंदीदा दवा है, तो एंजिलोस्टोमियासिस की जो पसंदीदा दवा है वो कौन सी है, तो एंजिलोस्टोमियासिस क्या होता है, यह एक परजीवी रोग जो एक हुक्वाम के संक्रमण की वजह से होता है। इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो एल्बेंडाजोल होगा, इसका मतलब इसकी वजह से एल्बेंडाजोल को लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य नवजात शिशु कितने समय में यूरिन जो होता है और मेकोनियम को त्याग देता है, तो सामान्यतः जो न्यूबॉर्न होता है वो कितने समय में त्यागता है, तो वो जो होता है वो 24 आवर, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 24 घंटे में त्याग देता है। नवजात शिशु 24 घंटे के अंदर जो यूरिन होता है और मेकोनियम त्याग देता है। मेकोनियम जो होता है नवजात शिशु का पहला मल होता है। मेकोनियम चिपचिपा गाढ़ा गहरे रंग का मल कोशिकाएँ, प्रोटीन, वसा और आंतों के स्राव जैसे बाइल आदि का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पैर और टखना का बाहर की ओर मुड़ना क्या कहलाता है, तो अगर पैर है और टखना मतलब हम इसको इंग्लिश में अगर पढ़ें तो एन आउटवर्ड बेंडिंग ऑफ फुट एंड एंकल इज टर्म्ड एज, मतलब इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम टेलिपस वल्गस के नाम से जानते हैं। अगर पैर है और टखना है वो बाहर की ओर मुड़ गया है तो उसको हम टेलिपस वल्गस के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं, सबको हम जान लेते हैं। देखिए, टेलिपस वल्गस एक विकृति है जिसके कारण जो होता है वो पैर अस्थायी रूप से उल्टा हो जाता है, जिससे कि तलवों का केवल भीतरी भाग जमीन पर टिका रहता है। अच्छा, टेलिपस इंक्विनस क्या होता है, या एक सामान्य पैर की असामान्यता है जिसमें पैर नीचे और अंदर की ओर मुड़ जाता है। इसमें क्या होता है कि जो पैर होता है वो अंदर और नीचे की ओर मुड़ जाता है।
और टेलिपस कैनकिनस क्या होता है? तो टेलिपस कैनकिनस जो होता है वो एक प्रकार की जन्मजात पैर की विकृति होती है, जिसके कारण पैर की अंगुलियां ऊपर की ओर होती हैं और पैर की जो एड़ी मतलब उस पर टिकी रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित 8 महीने के शिशु में जो यूरिनरी मार्ग है उसमें इन्फेक्शन का पहला प्रकरण पाया जाता है। आगे रेडियोलॉजिकल मूल्यांकन की योजना बनाई जानी चाहिए। तो किस तरीके से बनाई जानी चाहिए? तो देखिए, इसमें सारा ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, सी जो है वो सही है। इसमें किस तरीके से क्या करना चाहिए? तो पेट का अल्ट्रासाउंड, KUB, मिक्ड यूरेटिंग और सिस्टोयूरेथ्राम और रेडियो न्यूक्लाइड रीनल स्कैन 99 TC DMSCA स्कैन किया जाता है इसमें। तो जो केरला में आया है इनम का एग्ज़ाम भाई काफ़ी हार्ड है, तो अगर इसको आप सॉल्व कर लेते हैं ना तो ये जानिए कि इससे हार्ड पेपर नहीं आने वाला है। तो सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित 8 महीने के शिशु में मूत्र मार्ग का संक्रमण का पहला प्रकरण पाया गया है। अतः पेट का अल्ट्रासाउंड, किडनी, यूरेटर तथा ब्लैडर, मिक्सोरेटिंग, सिस्टोयूरेथ्रोग्राम और रेडियो न्यूक्लाइड रीनल स्कैन करने की मूल्यांकन की योजना बनाई जानी चाहिए। इस स्कैन का उपयोग गुर्दे की संरचना, इनके आकार और आकृति की जाँच करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार है जो ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला का सबसे सामान्य कारण है? तो ऐसा इसमें कौन सा एक प्रकार है जो ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला का सबसे सामान्य है, मतलब सबसे सामान्य कारण है? तो देखिए क्या होता है कि जो ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला का सबसे सामान्य प्रकार एसोफेगस का ऊपरी हिस्सा ब्लाइंडली रूप से समाप्त होता है और निचला सिरा जो होता है वो फिस्टुला द्वारा श्वसन नली से जुड़ा होता है। ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला जो रोग होता है वो आमतौर पर जन्मजात होता है जो फिल्टर डेवलपमेंट के दौरान होता है। इस स्थिति में इसोफेगस एंड ट्रैकिया के बीच एबनॉर्मल कंजक्शन होता है, इस वजह से भोजन जो होता है वो तरल पदार्थ लंग्स में जाने की संभावना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 दिन की नवजात शिशु का जन्म, 1 सेकेंड, क्या है कि 5 दिन की नवजात शिशु को जन्म से ही पेट में सूजन और मेकोनियम ना निकलने की समस्या है। रेक्टल जांच में गुदा टोन सामान्य है और मलाशय जो है मल से खाली है। डिजिटल जांच के बाद मल का तेज़ी से निष्कासन होता है। कौन सा परीक्षण आपकी निदान स्थापित करने में मदद करेगा? मतलब इसके लिए कौन सा हमें परीक्षण करना चाहिए? तो इसके लिए हमें पता है क्या करना चाहिए। इसके लिए हमें रेक्टल सक्शन बायोप्सी करना चाहिए। रेक्टल बायोप्सी जो होता है, सक्शन बायोप्सी से हम इसका पता लगाया जा सकता है। तो जो रेक्टल सक्शन बायोप्सी होता है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तंत्रिका कोशिकाओं की जांच के लिए मलाशय से एक छोटा ऊतक नमूना लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा फायदे की स्थिति में गर्भनाल को खोलने में देरी से जुड़ा नहीं है? तो रक्त संबंधी स्थिति में सुधार, या फिर आयरन के स्तर में वृद्धि, या फिर शैशवावस्था में शारीरिक एनीमिया के स्तर में कमी, या फिर क्या है कि हाइपरबिलिरुबिनीमिया की कमी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी रहने वाला है। तो हाइपरबिलिरुबिनिया में कमी यह एडवांटेज की मतलब यह किसी भी लाभ की स्थिति में डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग इन टर्म बेबी में होती है। जन्म के बाद पहले 60 सेकंड के भीतर अम्बिलिकल कॉर्ड को नहीं दबाना चाहिए। मतलब जैसे कि इसमें पूछ रहा है, देखिए फिर से क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा फायदे की स्थिति में गर्भनाल को खोलने में देरी से जुड़ा नहीं है? तो जैसे कि रक्त संबंधी स्थिति में सुधार होता है, तो आयरन के स्तर में भी वृद्धि होती है और शारीरिक एनीमिया को रोकने के लिए भी थोड़ा डिले किया जाता है कॉर्ड को क्लैंप करने के लिए। लेकिन इस पर कोई भी रोल नहीं होता है कि बिलिरुबिनिया या फिर रिडक्शन होगा बिलिरुबिन का। ठीक है, तो इस वजह से इसका कोई भी रोल नहीं है, इस वजह से इसका डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है कि किस अवस्था में बढ़ी हुई स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है? मतलब कौन सा ऐसा स्टेज है जिसमें बच्चों की बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता की नीड होती है, उनको लगता है कि हाँ हमें ज़्यादा स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो वो किशोरावस्था एक ऐसा एज होता है जिसमें बच्चे जो होती हैं ज़्यादा स्वतंत्रता की मांग करते हैं। इसका राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि एक स्कूली बच्चे के लिए समान खेल क्या है? तो एक स्कूली जो बच्चा है उसके लिए सामान्य जो खेल होता है, मतलब एक स्कूली बच्चा है तो 5 साल से ज़्यादा एज का है, तो उसके लिए जो है वो कोऑपरेटिव खेल जो है वो सबसे अच्छा होता है बच्चों के लिए। और एसोसिएटिव प्ले जो होता है वो 3 से 4 साल के बच्चों के लिए होता है। मतलब जो एसोसिएटिव प्ले होते हैं वो 3 से 4 साल के बच्चे खेलते हैं। वहीं समांतर जो प्ले होता है वो टोडलर बच्चे खेलते हैं। मतलब जो 1 से 3 साल के बच्चे होते हैं वो जो है वो पैरेलल मतलब समांतर
प्ले करते हैं, समांतर खेल खेलते हैं। वहीं बात करें कि अनऑक्यूपाइड जो प्ले होता है वो 3 माह के बच्चे खेलते हैं। तो ये आपको याद कर लेना है कि एसोसिएटिव प्ले जो होता है वो 3 से 4 साल के बच्चे खेलते हैं। कोऑपरेटिव खेल जो होता है वो 4 से 5 साल के बच्चे खेलते हैं। और पैरेलल प्ले जो होता है वो समांतर जो प्ले होता है वो टोडलर एज के बच्चे खेलते हैं। और अनऑक्यूपाइड प्ले जो होता है वो 3 माह के बच्चे खेलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो रहने वाला है वो बी हमारा रहने वाला है। स्कूली बच्चा पूछा है तो स्कूली बच्चा जो होता है वो कोऑपरेटिव प्ले खेलता है। क्वेश्चन है कि एक प्री स्कूलर मतलब जो बच्चा अभी स्कूल नहीं जा रहा है, इसका मतलब है कि 3 से 5 साल का वो बच्चा है। एक प्री स्कूलर का मनोसामाजिक विकास चरण क्या होता है? तो जो प्री स्कूलर का बच्चा होता है उसका जो क्या होता है कि वो किस स्थिति में रहता है, ये आपने देखा है, पहले भी मैं ये बता चुकी हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि 1 से 3 साल के बच्चे क्या होना उसके अंदर होती है। देखिए क्या होता है कि मनोसामाजिक विकास के इस चरण में बच्चे जो होते हैं खेल और सामाजिक संबंधों के माध्यम से दुनिया पर अपनी शक्ति और नियंत्रण का दावा करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूल के अच्छे माहौल के लिए बच्चे के बैठने के लिए कौन सी डेस्क निर्धारित की गई है? तो स्कूल के अच्छे माहौल के लिए बच्चों को बैठने के लिए माइनस डेस्क निर्धारित की गई है। ये एक ऐसा डेस्क होता है जिसे इस तरीके से डेस्क रहता है, फिर मतलब डेस्क जो बैठने के लिए रहता है जिस पे कापी पेन रखा जाता है। फिर ये जो चेयर होता है ना, चेयर जो होता है वो इस टेबल के अंदर चला जाता है बड़े ही आराम से, तो वो उसको हम कहते हैं माइनस डेस्क। और बच्चों के बैठने के लिए ये डेस्क निर्धारित किया गया है। डेस्क देखिए कितने प्रकार के होते हैं? तो डेस्क जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो प्लस डेस्क होता है, दूसरा जीरो डेस्क होता है, तीसरा माइनस डेस्क होता है। प्लस जो होता है वो मेज़ की किनारे और कुर्सी के किनारे के बीच के एक अंतर है। इस प्रकार की व्यवस्था का नुकसान यह है कि छात्र को डेस्क पे लिखने के लिए झुकना पड़ता है, ठीक है। तो जो प्लस डेस्क होता है उसमें छात्र को झुकना पड़ता है। और जीरो जो होता है उसमें डेस्क का किनारा कुर्सी के किनारे के समान स्तर पर होता है, तो इस वजह से एकदम समान रहेगा तो बच्चे लिख नहीं पाते हैं। माइनस जो होता है वो कुर्सी के किनारे डेस्क के अंदर चला जाता है या स्कूल के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास और विकासशील की वह अवस्था जिसे बदसूरत बत्तख का बच्चा की अवस्था के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सी अवस्था है जिसको हम बत्तख का बच्चा की अवस्था के नाम से जानते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बी रहने वाला है। स्कूली विद्यार्थी होते हैं उनको हम बदसूरत बत्तख का बच्चा की अवस्था के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके लिए स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकरण आवश्यक होता है? तो किसके लिए स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रमों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकरण आवश्यक होता है? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। श्रमिकों के समकालीन प्रदर्शन में सुधार के लिए जो होता है मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकरण आवश्यक होता है। मनोरंजक गतिविधियाँ और ये बाह्य मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता को प्रतिस्थापित करना, ये सब नहीं होता। अच्छा, अगर आपको लगे कि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी आपको टाइम नहीं दे रही हूँ सोचने का कि हाँ क्या क्वेश्चन रहना चाहिए, इसका आंसर क्या रहना चाहिए, तो आप वीडियो को पॉज करके फिर देखिए, ठीक है। नहीं तो ऐसे बहुत टाइम लग जाता है और अगर जिसको रिवीजन करना होगा तो उसके लिए भी काफ़ी टाइम लॉस होगा। इस वजह से मैं रुक नहीं रही हूँ, तुरंत आंसर बता दे रही हूँ। तो अगर आपको लगे कि हाँ मुझे सोचना है, दिमाग लगाना है, तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम किन स्कूलों में लागू है? तो स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है वो प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय या फिर निजी स्कूल किस में लागू होता है? तो जो स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम होता है वो जायज़ सी बात है कि सब में लागू होगा, तो यहाँ उल्लेखित सभी में लागू है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में मल का अनैच्छिक निष्कासन हम किस नाम से जानते हैं? तो बच्चों में जो मल का अनैच्छिक निष्कासन होता है उसको हम एनक्रोप्रेसिस के नाम से जानते हैं। इसका राइट ऑप्शन ए होगा। और एन्यूरेसिस जो होता है उसमें यूरिन जो होता है उसका अनैच्छिक जब निष्कासन होता है तो उसको हम एन्यूरेसिस के नाम से जानते हैं। और जो मल मतलब स्टूल जो होता है वो अनैच्छिक उसका निष्कासन होता है, इनवॉलेंट्री स्टूल जब पास आउट हो जाता है तो इसको हम एनक्रोप्रेसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा संपूर्ण नेत्र गोलक के विकास के विकार से संबंधित दोष नहीं है? तो कौन सा ऐसा दोष है जो संपूर्ण नेत्र गोलक के विकास में विकार से संबंधित जन्म दोष नहीं है? तो हम पहले इन चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। तो एनोफ्लेक्मस जो होता है वो दोनों आँख इसमें गायब हो जाती हैं। एनोफ्लेक्मस में दोनों आँखें गायब हो जाती हैं। और क्रिप्टोप्थैलेमस जो होता है ये जन्मजात होता है। और माइक्रोप्थैलेमस जो होता है वो सामान्य से छोटी आँखें होती हैं। तो इसमें कौन सा राइट ऑप्शन होगा? इसमें होगा कि नैनोप्थैलेमस ही ऐसा दोष है
देखिए नैनोप्थेलमस जो होता है ना, इसमें भी जो आँखें होती हैं वो सामान्य से छोटी दिखती हैं। नहीं, ये भी नहीं होगा। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा संपूर्ण नेत्रगोलक के विकास में विकार से संबंधित जन्म दोष नहीं है ना, कौन सा जन्म दोष नहीं है, तो ये भी है। नैनोप्थेलमस जो है वो भी एक दोष है, क्योंकि इसमें भी सामान्य से आँखें छोटी हो जाती हैं। माइक्रोप्थेलमस में भी सामान्य से आँखें छोटी हो जाती हैं, और एनोप्थेलमस में दोनों आँखें गायब रहती हैं। तो इसका जो क्रिप्टोप्थेलमस होता है, तो जो ये क्रिप्टोप्थेलमस होता है ना, ये नहीं होता। ये संपूर्ण नेत्रगोलक के विकास के मतलब विकास में विकार से संबंधित जन्म दोष नहीं है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी होगा। एनीमिया किशोरियों में सामान्य रूप से पाया जाता है। विच टाइप ऑफ एनीमिया इज कॉमन एमॉन्ग एडोलसेंट गर्ल। तो देखिए जो एडोलसेंट होती हैं उनमें जो होता है वो आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया जो है वो पाई जाती है। ठीक है, इस वजह से इनको आयरन की गोलियां भी दी जाती हैं किशोरियों को। तो आयरन से रिलेटेड जितनी भी आयरन की कमी से इनमें एनीमिया हो जाता है, इसलिए क्या करना चाहिए कि आयरन युक्त चीज़ें जैसे कि लोहे की कढ़ाई में खाना खाना, या फिर जिसमें भी आयरन मिले वैसे भोज्य पदार्थ एडोलसेंट को देने चाहिए। एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, तो बोन मैरो पर्याप्त ब्लड नहीं बना पाता है, तो उसको हम एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। और जो होता है कि हीमोलाइटिक एनीमिया, तेज़ी से मतलब इसमें जो आरबीसी होता है वो तेज़ी से मरने लगता है, तो उसको हम हेमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं। और परनीशियस एनीमिया जो होता है एडिशन डिजीज होता है, जिसकी वजह से होता है ये परनीशियस एनीमिया। और ये जो होता है परनीशियस एनीमिया किसकी कमी की वजह से होता है, ये विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है। वहीं बात करें कि जो मेगाब्लास्टिक एनीमिया है, मेगाब्लास्टिक जो एनीमिया होता है वो किसी कमी की वजह से होता है, तो फोलिक एसिड मतलब विटामिन B9 की वजह से ये कमी की वजह से क्या होता है कि मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है। मेगाब्लास्टिक एनीमिया और परनीशियस एनीमिया बार बार पूछ लेता है, तो परनीशियस एनीमिया में कंफ्यूज नहीं होना है। एम जो है पहले आ रहा है, तो इस वजह से एम जो है B9 भी पहले आ रहा है, तो एम भी पहले आ रहा है, तो हम ऐसे ABCD काउंट करेंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि प्लास्टिक एनीमिया जो होता है, सॉरी जो कौन सा एनीमिया बता रही थी, मेगाब्लास्टिक एनीमिया जो होता है वो B9 की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अपर सेगमेंट फ्रॉम वर्टेक्स टू प्यूबिक बोन बिकम इक्वल टू द लोअर सेगमेंट फ्रॉम प्यूबिक बोन टू हिल्स बाई एज। मतलब क्या कहना है कि ऊपरी खंड शिरोबिंदु से जगन संध्यान तक की उम्र तक निम्न खंड जगन संध्यान से एड़ी तक के बराबर हो जाता है। तो इसका ऐसे इंग्लिश में मतलब ही समझिए, द अपर सेगमेंट जो अपर सेगमेंट होता है फ्रॉम वर्टेक्स प्यूबिक बोन बिकम इक्वल टू लोअर सेगमेंट फ्रॉम प्यूबिक बोन टू हिल्स, किस एज में ऐसा मतलब जो अपर सेगमेंट होता है वो क्या होता है कि जगन संज्ञान एडी के बराबर हो जाता है, वो कौन सी एज होती है। तो इसको अगर हम समझाने की बात करें तो देखिए जैसे कि ये बच्चा हो गया, ठीक है, ये गला हो गया इसका, और ये हो गया, फिर इसका पैर हो गया, इस तरीके से जान लेते हैं, पैर हो गया, ठीक है, ये बच्चा हो गया। तो क्या कह रहा है कि वर्टेक्स मतलब ये सिर हो गया ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कब बराबर हो जाता है, ये जो है कब इसके बराबर होगा, जो ये नीचे का एरिया हील्स तक एरिया है, ये दोनों कब इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये पार्ट और ये जो पैर का पार्ट है ये दोनों कब एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो ये जो होता है वो 10 से 12 साल की एज में दोनों बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MUAC टेप किस आयु के वर्ग के बच्चे के लिए उपयोग किया जाता है। इसका आंसर आप लोग को देना है कि MUAC जो टेप होता है, मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस जो टेप होता है, वो किस आयु के वर्ग के बच्चे के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किशोरों के लिए उपयोग की जाने वाली एनिमा बिलियन की सामान्य मात्रा कितनी होती है। तो जो किशोर होते हैं उनके लिए एनिमा आपको पता है ना कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो इस वजह से एनिमा दिया जाता है। तो एनिमा जो दिया जाता है उसकी सामान्य मात्रा एडोलसेंट में कितनी होती है, तो 500 ml होती है। वहीं हम बात करें कि सामान्य मात्रा जो होती है वो 500 ml होती है, लेकिन अगर जैसे कि क्या है कि अगर ज़्यादा मात्रा में एनिमा, बड़ी मात्रा वाली एनिमा देना है तो 1000 ml तक हम दे सकते हैं। और पदार्थ को आपके बृहदांत्र के ऊपर की ओर धकेलते हैं जिससे वह पूरी तरह से साफ़ हो जाता है। छोटी मात्रा वाले एनिमा आपके बृहदांत्र के निचले हिस्से को साफ़ करते हैं। किशोरावस्था स्वास्थ्य के तहत पहली प्राथमिकता है, तो पहली प्राथमिकता क्या है कि गैर संचारी रोग। देखो, एडोलसेंट इज फर्स्ट प्रायोरिटी अंडर हेल्थ के अंदर एडोलसेंट के लिए पहली जो प्राथमिकता किसको दी जाती है, तो पहली प्राथमिकता किसको दी जाती है, तो एडोलसेंट में जो है न्यूट्रिशन को पहली प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, तो क्योंकि उनके अंदर पोषण की कमी ज़्यादा देखी जाती है, इस वजह से उनमें पोषण की जो है प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुसार लड़कियों की शादी की न्यूनतम वर्ष कितनी रखी गई है, तो 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मायोटोनिक्स डिस्ट्रॉफी एक है, तो मायोटोनिक्स जो डिस्ट्रॉफी है क्या है, तो एक यह ऑटोसोमल डोमिनेंट है। मायोटोनिक जो डिस्ट्रॉफी है उसको हम ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है। ये एक आनुवंशिक विकार होता है जो मांसपेशियों को प्रभावित करता है। मायोटोनिक ऑटोसोमल डोमिनेंट विकार है, जिसका मतलब है कि अगर प्रभावित जो माता पिता हैं उनमें जैसे कि किसी भी प्रकार से दोषपूर्ण जीन है तो संतान को भी यह विकार हो सकता है। इस वजह से प्रभावित व्यक्ति के हर बच्चे में बीमारी होने की 50% संभावना होती है। यह विकार जन्मजात हो सकता है या किशोरावस्था या एडल्ट जब हो जाता है जीवन में वो शुरुआत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किशोरावस्था के दौरान आदर्श वजन वृद्धि कितने प्रतिशत होता है, तो किशोरावस्था के दौरान जो वजन वृद्धि होती है वो 50 होता है। 50% जो वृद्धि होती है उसको हम आदर्श मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले दूध के दांत शिशु में किस आयु पर दिखाई देते हैं, तो ये आपको पता है कि 6 माह पर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। तो वर्ष एक तरफ दिया है और दूसरी तरफ क्या दिया है, मध्य बाजू की मतलब जो माप होती है उसको दिया है, तो इसको इससे मिलाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस उम्र के बच्चे में अहंकार का विकास होता है, तो अहंकार का जो विकास होता है वो 3 से 6 साल के बच्चों में हो जाता है। इसका राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी आम तौर पर बच्चे की निश्चायक आयु होती है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली द डिफाइनिंग एज ऑफ चाइल्ड, तो वो कौन सी आयु होती है, वो 6 साल की जो आयु होती है वो बच्चे की निश्चायक आयु होती है। देखिए क्या होता है कि बच्चे की जो अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं, जो कि बच्चों में यह अवस्था 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक रहता है। प्रत्येक बालक जन्म के उपरांत जिन जिन संस्कृतियों के संपर्क में आता है वे सांस्कृतिक संदर्भ उनके विकास में सहयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किशोरों में लड़कों में आमतौर पर किशोर वही आमतौर पर कद की जो लंबाई होती है किशोरावस्था वृद्धि वर्ष की आयु के में जोर पकड़ती है, मतलब भी कौन सी ऐसी एज होती है जिसमें जो लड़कों की लंबाई खूब ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि करती है, तो वो ऐसा कौन सा एज ग्रुप होता है ये पूछ रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा। 14 से जो 16 साल का एज होता है इसमें लड़कों की वृद्धि काफ़ी तेज होती है। क्वेश्चन है एक ऐसी अवस्था जो बच्चे के जन्म के समय से लेकर बच्चे के अपने माता पिता से असहमत होने तक चलती है, लगभग 2 वर्ष आयु के करीब, इसको हम कौन सा स्टेज कहते हैं, तो इसको हम द प्रिपरेशन स्टेज कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन डी होगा। देखिए जो ये प्रिपरेशन एज होता है वह एक ऐसी अवस्था होती है जो बच्चे के जन्म के समय से लेकर बच्चे के अपने माता पिता के असहमत होने तक चलती है। यह स्थिति बच्चों में लगभग 2 वर्ष की आयु के करीब होती है, जैसे शारीरिक तैयारी करना, शैक्षिक तैयारी करना और आहार और पोषण आदि। वह प्रतिवर्त जो बच्चों को निप्पल खोजने और स्तन से उचित संपर्क में मदद करता है, तो वह ऐसा कौन सा जो है प्रतिवर्त है, रिफ्लेक्स है जो हेल्प करता है, तो उसको हम सकिंग रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। सकिंग रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। और अगर जैसे कि कोई भी हलचल होती है, आप कुछ ऐसा खुद तेज़ी से गिरा देते हैं तो बच्चों का जो तलवा है वो पीछे की ओर हो जाता है थोड़ा, तो उसको हम मोरो रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। रूटिंग मतलब होता है कि जैसे कि अगर बच्चे के मुंह के कोने की तरफ आप छूते हैं तो बच्चा उसी तरफ मुंह घुमाने लगता है, उसको मुंह में डालने की कोशिश करता है, उसको हम रूटिंग रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो किशोर होते हैं उनमें यौन परिपक्वता रेटिंग के लिए कौन सा मानदंड उपयोग किया जाता है, तो कौन सा ऐसा मानदंड है जो कि उपयोग किया जाता है, तो वो मानदंड, इसका राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा, टैनर्स मानदंड। टैनर्स मानदंड जो होता है कि क्या किया जाता है कि उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में एनीमिया से निपटने के लिए कौन से कार्यक्रम को तैयार किया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा, आप लोगों को भी पता है कि वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम जो है ये किशोरावस्था में एनीमिया से निपटने के लिए कार्यक्रम तैयार किया गया है। नेक्स्ट है कि एक्सपेक्ट दिस ऑल आर द कॉमन मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, मतलब इसमें सारे जो हैं वो क्या है कि मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन एक है जो कि नहीं है। तो आप लोगों को भी पता है इसमें कि डिस्मेनोरिया हो गया, मेनोरेजिया हो गया, एमनोरिया हो गया, ये सारे जो हैं वो क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, लेकिन ओटोरिया जो होता है वो नहीं है। ये जो ओटोरिया होता है ना, ये कान का संक्रमण होता है, कान के पर्दे या फिर मतलब कान के एरिया में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको हम ओटोरिया के नाम से जानते हैं।
क्वेश्चन है कि डब्ल्यूएचओ के अनुसार किशोरावस्था जीवन की एक अवधि है जो है, तो आपको पता है कि 10 से 19 साल जो होती है वो किशोरावस्था जीवन की एक अवधि होती है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे कल की वीडियो में। आज के लिए इतना ही। पीडियाट्रिक यहीं पे ख़त्म होता है और इसके लिए